नमस्कार। नगर राजभाषा कार्यान्वयन समिति बरौनी एवं इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन लिमिटेड बरौनी रिफाइनरी के संयुक्त तत्वाधान में आयोजित वार्षिक पुस्तक मेला शब्द पर्व का आज छठा दिन और हर एक दिन एक नई उपलब्धियों का दिन है, एक नए कार्यक्रमों का दिन है। और आपको यह बात मालूम ही है कि दिनांक 7 अप्रैल 2023 से हमारा यह वार्षिक पुस्तक मेला कल्याण केंद्र के सभागार में आयोजित हुआ। कि साहित्य भी हमें सिखाता है और सिनेमा भी सिखाता है, लेकिन सिनेमा का जो अपना जो वर्ग है, उस वर्ग में समाज के सभी वर्ग चाहे साक्षर हों या निरक्षर हों, दोनों वर्ग शामिल हैं। लेकिन अगर हम साहित्य की चर्चा करें तो जो साक्षर लोग हैं या जो बुद्धिजीवी वर्ग हैं, वह साहित्य की ओर अधिक झुके हुए रहते हैं, या यूँ कहें कि उनका झुकाव साहित्य की ओर अधिक रहता है। और ढेर सारी बातें यहाँ पे होगी, सार्थक बातें होगी, ज्ञानवर्धक बातें होगी, और वो तमाम बातें छुए अनछुए पहलू कि साहित्य और सिनेमा में क्या संबंध है, पहली फिल्म कब आई थी, चाहे वर्ष 1913 की बात हो या उसके आगे कहाँ से साहित्य आगे बढ़ा, कहाँ से फिलहाल वह अवसान की ओर है, और सिनेमा की क्या वर्तमान स्थिति है, साहित्य और सिनेमा में कैसा संबंध है, कैसा संबंध होना चाहिए, और सिनेमा में संवाद कैसे हों, साहित्य का अधिक से अधिक इस्तेमाल कैसे हों। तो इसके लिए अब हम यह मंच समर्पित करते हैं आदरणीय नीलेश सर को हैं। तो उसके लिए हम अनुरोध करते हैं आदरणीय आशीष सांडिल्य सर, सहायक प्रबंधक मानव संसाधन बरौनी कानपुर पाइपलाइन सर से हमारा विनम्र अनुरोध कि वे आदरणीय डॉक्टर कुमार विमलेंदु सर का स्वागत करें, उनका सम्मान करें, और एक बार जोरदार तालियां बजनी चाहिए अपनी ओर से। खामोशी का भी एक अपना वक्त होता है। और यह सर पौधा, अब हमारा विनम्र अनुरोध कल्याण केंद्र के ऊर्जावान एवं लोकप्रिय सचिव उतनी हम होगी, विद्या ददाति विनियम के साक्षात उदाहरण हैं डॉक्टर, उन्हें सम्मानित कर रहे हैं जोरदार तालियों के गड़गड़ाहट के बीच। ने जो स्नेह दिया है उसके लिए हम अपनी ओर से आपके प्रति सम्मान व्यक्त करते हैं। अब हम यह मंच पूर्ण रूप से समर्पित करते हैं आदरणीय डॉक्टर नीलेश सर। पहले तो मैं नगर राजभाषा कार्यान्वयन समिति बरौनी एवं इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन परिवार को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं कि वो लगातार जब से मैं इस शहर में आया हूं अपने प्राध्यापकीय जीवन में, तो बच्चों के लिए, इस शहर के लोगों के लिए जो ये शब्द पर्व नामक एक अनूठा कार्यक्रम प्रत्येक साल जो आयोजित कर रहे हैं, और उसके लिए मैं विशेष रूप से इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन परिवार को धन्यवाद देता हूं। और यह जो सम्मान है, यह सम्मान जो दिया है आपने, उसके लिए भी मैं आप लोगों के प्रति विशेष तौर से आभारी हूं। मैं यहीं का हूँ, तो अपने घर में सम्मानित होना थोड़ा ज़्यादा सुखकर होता है। तो ये जो पूरा आईओसी का ये जो परिसर है, अपनी बचपन की स्मृति में मैं जाऊँ तो यहाँ मैं खेलने धूपने के लिए आया करता था। और फिर एक समय के बाद जो हर बिहारी की एक नियति है कि उसे जाना पड़ता है यहाँ से बाहर, तो फिर मैं अपनी उच्च शिक्षा के लिए बाहर गया। और लेकिन जो डेस्टिनी होती है कि फिर लौट के मैं फिर वहीं आ गया जहाँ से मैं गया था। और शरद हमारे मित्र हैं, दोस्त हैं। मेरे आने के बाद से लगातार, चाहे वो शहर में हो, शहर के विभिन्न महाविद्यालय हो या विद्यालय हो, पॉलिटेक्निक कॉलेज हो,
लगातार जो सक्रियता है आईओसी के राजभाषा टीम की वो दिख रही है, विजुअल है। किसी से आप पूछ लीजिए, किसी शहर के पत्रकार से, किसी वीडियोग्राफर से, किसी से भी आप पूछ लीजिए, शहर के किसी चिकित्सक को, तो वो कहेंगे कि नहीं, इन दिनों जो है पिछले कुछ सालों में राजभाषा परिवार की जो है उपस्थिति है वो बहुत, मतलब उसे आप अच्छे तरीके से देख रहे हैं, समझ रहे हैं और महसूस कर रहे हैं। तो यह जो प्रक्रिया है, उम्मीद करता हूं कि आईओसी परिवार इसे निरंतर बरकरार रखेगा। जहां तक आज के विषय और आज की परिचर्चा पे है, साहित्य और सिनेमा, तो मुझे लगता है यहाँ बैठे सभी लोग दोनों में से किसी एक से ज़रूर अपना संबंध रखते हैं। हो सकता है कि कुछ लोग साहित्य को अच्छे तरीके से जानते हैं, उसको पढ़ते हैं, उसको समझते हैं। आप जो पीछे बैठे हुए दर्शक हैं, हो सकता है वो साहित्य को उस तरह से नहीं जानते समझते हैं, लेकिन सिनेमा को ज़रूर जानते समझते हैं। किस सिनेमा को जानते हैं ये महत्वपूर्ण नहीं है, लेकिन आप सिनेमा को जान रहे हैं। सिनेमा के भीतर सिनेमा के कई रूप हैं। तो हम लोग साहित्य और सिनेमा के जो अंतर संबंध हैं उस पर बातचीत रखेंगे विमलेंदु भैया से, जाने माने फिल्म समीक्षक और नाटक के ये बहुत मज़े कलाकार हैं। इनकी शुरुआत भैया की और साहित्य से इनका संबंध है। बीएचयू में ये अंग्रेजी विभाग, अंग्रेजी से एमए हैं, बीए में, फिर अंग्रेजी से ही इनकी पीएचडी है। तो साहित्य में इन्होंने पीएचडी कर रखी है, लेकिन इनका वर्क जो है वो सिनेमा और थिएटर पे है, यानी नाटक और सिनेमा पे है। तो भैया से मैं साहित्य और सिनेमा के अंतर संबंध पे आज की इस परिचर्चा में बात रखूँगा। बात आपस में जो भी संवाद होंगे, उम्मीद करूँगा और उम्मीद रखता हूँ कि आप सब लोगों के लिए वो कुछ ना कुछ जो है जानने लायक हो। तो सबसे पहले भैया आपका बहुत बहुत इस कार्यक्रम में स्वागत है। बहुत धन्यवाद नीलेश। और मेरा सबसे पहला सवाल जो है, साहित्य और सिनेमा के जो अंतर संबंध हैं वो एक दूसरे को कहाँ तक प्रभावित करते हैं? बेसिक सवाल। नहीं, बहुत सुंदर सवाल है। सबसे पहले मैं बताता चलूँ कि ये जो आप सब लोग सुन रहे हैं उनके लिए जानना बहुत ज़रूरी है कि विश्व सिनेमा और भारतीय सिनेमा, ये दोनों की उम्र में बहुत फ़र्क नहीं है, 15-20 साल का अंतर है। 1898 में विश्व सिनेमा शुरू होता है और 1913 से भारतीय सिनेमा शुरू होता है। अब बात आती है साहित्य की और सिनेमा की। तो सिनेमा जब भारत में बनना शुरू हुआ, हम भारतीय सिनेमा की ही बात कर लेते हैं। आप सबको पता है, अब पढ़ते लिखते और देखते हुए, कि दादा साहब फाल्के ने पहली फिल्म बनाई थी हरिश्चंद्र 1913 में। लेकिन 1913 में हरिश्चंद्र के आने के पहले 12 साल जो बीते थे, वहाँ पर साहित्य और सिनेमा का बड़ा गहरा संबंध देखने को मिलता है कि भारत में सिनेमा का जन्म ही साहित्य की वजह से हुआ। हरिश्चंद्र, जाहिर सी बात है, 1900 या 20वीं शताब्दी के पूर्वार्ध में किसी ने हरिश्चंद्र को देखा नहीं था, कहानियों में पढ़ा था या नाटकों में देखा था। एक बार की बात है कि 1901 में 2 में दादा साहब फाल्के पर्दे पर मुंबई में कुछ स्टिल्स देख रहे थे, स्थिर चित्र, जिसका नाम था लाइफ ऑफ क्राइस्ट। जब जीसस क्राइस्ट के जीवन को देख रहे थे। जीसस क्राइस्ट के जीवन को प्रदर्शित करने वाला साहित्य है बाइबल, जो बहुत ज़्यादा प्रचलित था उन दिनों हमारे देश में। चीज़ें चल रही थी क्योंकि अंग्रेज़ों का शासन था, क्रिश्चियनिटी फैल रही थी, लोग जीसस को पढ़ते थे, जीसस के बारे में जानते थे। ठीक उसी तरीके से हरिश्चंद्र की कथाएं भी बच्चे सुनते थे, बड़े सुनते थे, उनका नाटक होता था। हरिश्चंद्र कहीं ना कहीं साहित्य का एक बहुत बड़ा किरदार था। तो फाल्के साहब के दिमाग में एक बात आई कि जब क्राइस्ट का जीवन देखकर इतना मज़ा आ रहा है पर्दे पर, तो अगर हम यहाँ पर राम को देखें या अपने भगवान को देखें, कृष्ण को देखें, तो कितना मज़ा आएगा।
तकनीक उतना डेवलप नहीं था, तो उन्होंने हरिश्चंद्र को चुना और हरिश्चंद्र पर फिल्म बनाई। तो हरिश्चंद्र, जैसा कि मैंने पहले ही कहा कि नाटक कहानियाँ का हिस्सा रहे हैं, साहित्य का हिस्सा रहे हैं, वो किरदार नाटकों और कहानियों से ही आता है। तो जो पहली फिल्म बनी वो साहित्य से ही निकल कर आई। आगे जब हम बढ़े, इसका इतना प्रभाव पड़ा, ये क्रांति थी, हरिश्चंद्र का बनना हिंदुस्तान में क्रांति थी। इतनी बड़ी क्रांति थी कि उस वक्त स्वतंत्रता आंदोलन में सक्रिय बाल गंगाधर तिलक, जिनका कि एक अखबार चलता था नवयुग नाम से, उसमें उन्होंने राजा हरिश्चंद्र के ऊपर एक समीक्षा लिखी, प्रकाशित हुई वो समीक्षा। ये भारत में प्रकाशित पहली समीक्षा थी किसी फिल्म की। और बाल गंगाधर तिलक ने यह आग्रह किया फाल्के साहब से कि आप और भी फिल्में ऐसी बनाएं और स्वतंत्रता आंदोलन में भारत का साथ दें। किन्हीं कारणों से फाल्के साहब ने ऐसा नहीं किया, क्योंकि उस समय राष्ट्रीयता पर बात करना या उस पर फिल्म बनाना सीधा सीधा पॉज लग जाता और फिर सिनेमा का ग्रोथ नहीं होता। तो शायद दूरदृष्टि थी उनकी, उन्होंने इसमें बहुत ज़्यादा पार्टिसिपेट नहीं किया। बात आगे बढ़ी, हरिश्चंद्र से हम राम की तरफ गए, कृष्ण की तरफ गए, तुकाराम, संत तुकाराम की तरफ गए। ऐसे कई धार्मिक और मिथकीय किरदारों पर फिल्में बनना शुरू हो गई। 30 का दशक आते आते जितने बड़े साहित्यकार थे भारत के, जिनमें सबसे प्रमुख मैं नाम लूं रविंद्रनाथ टैगोर का। रविंद्रनाथ टैगोर की कुछ कहानियां जैसे नौका डूबी, मनभंजन, विरह, ऐसे कई कहानियों पर फिल्में बनी और उन्होंने इसकी अनुमति दी। उनको बड़ा अच्छा लग रहा था कि उनकी कहानियों पर फिल्में बन रही थी। ये सीधा सीधा घुसना था साहित्य का, जिस तौर पर आप साहित्य को समझते हैं, किताबों को, नॉवेल्स को या कहानियों को। तो टैगोर के नॉवेल्स पे ठीक फिल्में बनना शुरू हो गई और टैगोर को इससे कोई आपत्ति नहीं थी। ये बड़ा सुखद दौर था। 30 के दशक में ही ऐसा भी हुआ कि हमारे देश के जितने बड़े साहित्यकार थे उनमें से काफ़ी लोग मुंबई की तरफ चले गए कि वो सिनेमा में लिखेंगे और उन्हें पैसे मिलेंगे। कोई एक बात तय थी कि फिल्मों से पैसा आता था और साहित्यकार जो अमूमन ऐसे साहित्य साधते थे अपने जगहों पर रहकर, उनके पास सब कुछ था, ख्याति थी, धन नहीं था। धन अर्जन साहित्य से कर पाना उस दौर में बहुत संभव नहीं था। तो कई साहित्यकार उठकर बंबई चले गए, उपेंद्र नाथ अश्क और सबसे प्रमुख प्रेमचंद। मैं वहीं आने वाला था भैया। प्रेमचंद हिंदी साहित्य में या कहिए भारतीय साहित्य जो है, तो भारतीय साहित्य में प्रेमचंद का स्थान बहुत ऊंचा है। उपन्यास हो, कहानी हो, उन्होंने नाटक भी लिखे, उनके बहुत सारे जो हैं वो विचार परक लेख हैं। तो प्रेमचंद जब जाते हैं बम्बई और वो जब पटकथा लेखन में जाते हैं, तो साहित्य क्या होता है कि साहित्यकार वो अमूमन अपने समाज को देखता है और समाज को देखने के बाद वहाँ से बहुत सारी चीज़ों को एब्जॉर्ब करके और फिर उसका जो है वो अपने तरीके से अपनी भाषा में जो है उसे प्रस्तुत करता है। बिल्कुल। लेकिन जब प्रेमचंद जाते हैं बनारस से बम्बई, तो उन्हें वहाँ वितृष्णा हो जाती है उस पूरे इंडस्ट्री से, वो जो उद्योग पनप रहा होता बिल्कुल, है। बिल्कुल बिल्कुल। उन्हें लगता है कि एक एलियनेशन है, इस पूरे समूह में एक एलियनेशन है। बिल्कुल। तो उतना बड़ा साहित्यकार नहीं, ये एक वो सिनेमा के शुरुआती दिनों में ही उस पूरे इंडस्ट्री से अपने को एलियनेट महसूस कर रहा था। बिल्कुल। इसके पीछे क्या कारण है? इसके पीछे कारण ये था कि प्रेमचंद सिद्धहस्त साहित्यकार तो थे ही, प्रमाणित हो चुका था। फिल्मों की दुनिया जो बनी थी, मैं आपको बताऊं कि अंग्रेज़ों के आने के बाद, जैसे भारतीय फिल्मों में संगीतों की भी प्रधानता थी, जब आलम आरा बन गई उसके बाद जब बोलती फिल्में आने लगी तो उसमें संगीत की भी प्रधानता हो गई। गीत होते थे, गज़लें होती थी, गाने होते थे, लोग गाते थे, नाचते थे। और ये वो दौर था जब महिलाओं का फिल्मों में काम करना अच्छा नहीं माना जाता था, उनको अनुमति नहीं थी फिल्मों में काम करने की। दूसरी एक और बड़ी घटना ये हुई थी कि अंग्रेज़ों ने बहुत सारे कोठों पर, जो कोठे उस वक्त हुआ करते थे जिसमें तवायफें गाना गाती थीं और प्रिंसेस जो होते थे, राजकुमार या ज़मींदार, उनको एंटरटेन करती थीं, और सिर्फ यही होता था वहाँ और कुछ नहीं होता था। जो कोठा का स्वरूप आज आप समझते हैं वो उस समय नहीं था। तो तवायफों पर भी बंदिश लग गई
गाना और इस तरीके से कोठे चलाना ये बंद हो गया। और हिंदी सिनेमा को ठीक उसी समय ज़रूरत थी गाने बजाने वाले लोगों की। तो जो सबसे बड़ा माइग्रेशन हुआ प्रोफेशनल्स का, प्रोफेशनल सिंगर्स का, म्यूजिशियंस का, वो कोठों पर काम करने वाले, नाचने वाले, गाने वाली महिलाएं, ये सब फिल्मों में आ गई ज़्यादातर। और जब प्रेमचंद पहुँचे बनारस से, वहाँ एक बड़ी रोचक बात है, बड़ा रोचक प्रसंग है। 1935 में एक पत्रिका छपती थी सुधा, जिसके कि जुलाई के अंक में प्रेमचंद ने लिखा है, उसके 1 साल बाद या 2 साल बाद उनका निधन भी हो गया। वो मुंबई से बड़ा खिन्न होकर लौटे और उन्होंने लिखा कि ये बेकार जगह है, यहाँ कला वाला से कोई मतलब नहीं है, यहाँ सिर्फ दुष्चरित्र लोग हैं और मुनाफा कमाना इनका एकमात्र ध्येय है। तो हो सकता है कि प्रेमचंद जिन प्रोडक्शन हाउसेस के लिए लिख रहे थे, ऐसा हुआ भी था, वहाँ कला से विशेष मतलब नहीं था। आरदेशिर ईरानी जो कि पारसी थिएटर के बहुत बड़े पुरोधा थे, उनका भी एकमात्र लक्ष्य था कि पैसे कमाए जाए, थिएटर परफॉर्मेंसेज हों, पैसे हों। या फिल्में भी जब बनाई उन्होंने तो पैसे कमाने के लिए बनाया। बड़े बड़े जो दिग्गज लोग थे वो सब पैसों के लिए ही फिल्में बनाते थे, फिल्में लगाते थे। प्रेमचंद ने एक पटकथा लिखी थी एक फिल्म की जिसका नाम था मजदूर, जो फिल्म रिलीज़ हुई लेकिन सफल नहीं हुई, उस पर बहुत रोक लगा दिया गया। कारण ये था कि मजदूर में प्रेमचंद ने, जैसा कि नीलेश ने बहुत सही कहा, कि समाज में जो देखा, एक मजदूर की ज़िंदगी में जो समस्याएं होती हैं वही दिखाई, और स्ट्राइक करना, हड़ताल करना जस्टिफाई किया। और जो पैसे लगाने वाले थे वो सब, जितने लोग थे वो सब पूंजीपति थे जिनकी अपनी खुद की फैक्ट्री थी। तो उनको लगा कि इससे डिसकंटेंट फैलेगा, इससे प्रेमचंद को काम मिलना बंद हो गया। प्रेमचंद के ही साथ गए उपेंद्र नाथ अश्क, उन्होंने ऐसा कुछ नहीं किया, बस गज़लें लिखते रहे, खूबसूरती का बखान करते रहे, तो वो टिक गए। ऐसे बहुत सारे लोग वहाँ टिक गए, साहिर भी गए, अच्छे शायर थे, वो भी टिक गए, लेकिन प्रेमचंद को लौटना पड़ा। मेरा एक सवाल है भैया कि ये जो थिएटर है, खास करके पारसी थिएटर जी, उस समय तो पूरे बम्बई में पारसी थिएटर का बोलबाला था, बिल्कुल, और पूरे हिंदुस्तान में इप्टा की स्थापना हो चुकी थी। प्रगतिशील लेखक संघ 1936 में बन गया। 1942 में बम्बई में ही इप्टा में वो सारे लोग शामिल थे जो हिंदी सिनेमा में उस समय बिल्कुल अपना काम कर रहे थे। बिल्कुल। तो मेरा ये कहना है कि साहित्य का जो नाटक वाली विधा है, क्या वो सबसे ज़्यादा प्रभावित किया हिंदी सिनेमा को, या फिर जो कहानी जो है उसने ज़्यादा प्रभावित किया हिंदी सिनेमा को? नहीं, नाटकों में जो प्रवृत्तियां रही हैं, आप देखेंगे भारत में जो नाटक लिखे गए, जो अच्छे नाटककार हुए, वो सारे इप्टा के संस्थापना के बाद ही हुए। लिखा जयशंकर प्रसाद ने भी नाटक है, लेकिन आप सब जानते हैं साहित्य का विद्यार्थी होने के नाते कि उनके नाटकों का मंचन करना थोड़ा कठिन है। और भारत में उस समय तक तकनीक इतनी डेवलप नहीं थी कि थिएटर पे, मंच पे युद्ध को दिखाया जा सके, या मल्टीट्यूड ऑफ पीपल, क्राउड को भीड़ को दिखाया जा सके। ऐसा संभव नहीं था उस समय, ये संभव नहीं था। तो जाहिर सी बात है कि नाटकों का प्रभाव तो पड़ा ही। नाटकों का प्रभाव ये पड़ा कि एक्टिंग जो थी, मेथड एक्टिंग, ये बड़ी प्रचलित हुई भारतीय फिल्मों में। लेकिन नाटकों से, जो कि नाटककार, जैसा कि मैंने बताया जयशंकर प्रसाद जैसे नाटककार थे, और भी बहुत जो नाटक लिखे गए, वो मंच पर उनका परफॉर्म कर पाना वो बहुत कठिन था। तो जो मेथड एक्टिंग थी पारसी थिएटर में, कुछ स्पेशल इफ़ेक्ट्स जो होते थे, एक और चीज़ थी कि वहाँ पर हीरोइंस काम करती थी, महिलाएं काम करती थी। इसने दरवाजे खोले महिलाओं को आने के लिए। कमलाबाई जैसी नायिका आई जिसने फिल्म में काम किया, और आपकी जानकारी के लिए बताऊं कि कमलाबाई प्रथम महिला है जिसने फिल्मों में काम किया भारत के लिए। तो नाटकों ने बेशक प्रभाव डाला, लेकिन कहानियाँ और उपन्यासों पे फिल्में बनाना ये ज़्यादा श्रेयस्कर था, ज़्यादा आसान लगता था भारत के प्रोड्यूसर्स और डायरेक्टर्स को, क्योंकि कहानियाँ कहने का सिलसिला हमारे यहाँ सबसे पुराना है और उससे अडॉप्ट करना हम ज़्यादा सीखते हैं। तो उसका प्रभाव ज़्यादा रहा, आज भी है। मेरा जो पिछला प्रश्न था उस प्रश्न से जुड़ा हुआ ही ये प्रश्न है कि बाद में चल के हमारे यहाँ राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय की स्थापना जी, NSD जी। तो NSD के स्थापना के बाद NSD के जितने भी उसको कह रहते हैं, वहाँ से पास आउट जो हैं, जितने बड़े बड़े नाम अभी हिंदी सिनेमा के दिग्गज हैं, वो नसरुद्दीन शाह लीजिए, अमरीश पुरी लीजिए, या फिर जो क्या कहते हैं शबाना आजमी लीजिए, एक तरफ से जो लोग उससे निकल रहे थे,
बाद में वो सिनेमा की एक नई जो लाइन जो थी जिसे पैरेलल सिनेमा कहा गया, तो वो जो समानांतर सिनेमा में प्रवेश होता है एनएसडी के सहारे, या यूं कहें कि एनएसडी के माध्यम से वो पैरेलल सिनेमा का एक जो पूरा का पूरा जो एरा आया जी, तो मेरा ये कहना है कि क्या हम जो एक्चुअल आर्टिस्ट था उसके लिए स्कोप कम हो गया था, जो हमारा प्रचलित जो बम्बैया सिनेमा है, बॉलीवुड का सिनेमा है, या फिर इन लोगों में उन लोगों के बरक्स ज़्यादा टैलेंट था इन्हें अपने एक्टिंग को दिखाने का, इसलिए जो नए लोग उभरे वो एक नई सिनेमा की ओर वो मूव कर गए, चल दिए। देखिए कोई भी कलात्मक विधा, चाहे आप पेंटिंग करते हो, चाहे आप गाना गाते हो, चाहे आप कोई भी विधा, चाहे आप क्रिकेट खेलते हो, दो चीज़ें होती हैं। एक को कहते हैं कंजेनिटल ब्रिलियंस, मतलब पैदाइशी जो आप में टैलेंट है वो तो है ही, लेकिन ट्रेनिंग की भी ज़रूरत होती है एक दौर के बाद। जैसे आप अच्छा गाते हैं, सुर में हैं, लेकिन अगर आपने सरगम नहीं सीखा, कुछ राग नहीं सीखा, तो आप अच्छा नहीं गा पाएंगे, या गाएंगे भी तो चल जाएगा, लेकिन जब क्लासिकल की बात होगी या फिर कहीं सच में संगीत की बात होगी तो वहाँ आप नहीं चल पाएंगे। तो ऐसा नहीं है, जो टैलेंटेड है वो, कई बार किशोर कुमार को ले लेते हैं हम एग्जाम्पल में, उन्होंने गाने गाए हिंदी सिनेमा में, वो क्लासिकली ट्रेंड नहीं थे, लेकिन वो इतने प्रचलित हुए कि मोहम्मद रफ़ी पे भारी पड़ गए एक दौर में, जो कि मोहम्मद रफ़ी क्लासिकली बहुत ट्रेंड थे, तो उनमें कंजेनिटल ब्रिलियंस था। बात करते हैं एक्टिंग की। देखिए पैरेलल सिनेमा भारत में जो शुरू हो गया 70-80 के दशक से, बहुत तेज़ी आ गई उसमें, वो एनएसडी की स्थापना की वजह से नहीं था। मैं आपको एक ऐतिहासिक घटना बताता हूँ कि जब द्वितीय विश्व युद्ध चल रहा था, तो द्वितीय विश्व युद्ध के समय पूरी दुनिया का सबसे बड़ा फिल्म स्टूडियो जिसका के नाम सिनेसेटा था, वो इटली में था, और वहाँ पर गिर गया बम। तो जैसे आज हमारे यहाँ फिल्म स्टूडियोज़ हैं, फिल्म सिटी है, साउथ में भी बहुत बड़ी फिल्म सिटी है, नोएडा में है, नोएडा में बन रही है, मुंबई में कई स्टूडियोज़ हैं, वैसे एक स्टूडियो जो था विश्व का सबसे बड़ा जिसका नाम सिनेसेटा था, वो इटली में था। उस पर बम गिर गया तो बहुत आधा से ज़्यादा ध्वस्त हो गया। अब डायरेक्टर्स के पास जगह नहीं थी, बने बनाए सेट्स नहीं थे जहाँ वो शूट कर सके, तो एक मुहिम चली कि सारे डायरेक्टर्स, जो उस समय के प्रचलित डायरेक्टर्स हैं, जिसमें सबसे बड़ा नाम है देसिका, फेलिनी, रोसेलिनी, ये सब अपना अपना कैमरा उठाकर सड़कों पर फिल्में बनाने लगे, एक्चुअल शूटिंग करने लगे। ये नियो रियलिज्म का दौर था, नव यथार्थवाद का दौर था, और ये सिनेमा के दुनिया में एकमात्र आंदोलन है आज तक का, नव यथार्थवाद, जहाँ यथार्थ को प्रदर्शित किया जाता है। और उसी का परिणाम हुआ कि भारत में ये शुरुआत तो हो ही चुकी थी, चाहे आप बिमल रॉय को ले लें, चाहे आप राज कपूर को ले लें, चाहे आप सत्यजीत रे को ले लें, चाहे आप ऋत्विक घटक को ले लें, जितने भी बड़े फिल्म मेकर्स थे इंडिया में, ये सब इटालियन नियो रियलिज्म को ही फॉलो कर रहे थे ओरिजिनल चीज़ें शूट करने में, और कॉमर्शियल वे में फिल्में अलग से सक्सेसफुल हो रही थी, उनका अलग मार्केट था। एक चीज़ और जोड़ूँ इसमें कि उस समय दो फिल्म मेकर्स बहुत बड़े, जब हिंदी सिनेमा बढ़ रहा था, एक वी शांताराम और दूसरे पृथ्वीराज कपूर, इन्होंने फिल्म को पूरा बिजनेस बना दिया, जिससे कि बहुत अच्छा रिटर्न आता था। और जब कोई बिजनेस स्थापित हो जाता है तो कोई भी व्यक्ति चाहता है कि आने वाली नस्लें भी उससे लाभान्वित हों, उनको भी वो मुनाफा मिलता रहे, और यहीं से शुरू हुआ कि पृथ्वीराज कपूर के तीनों बेटे एक्टर ही बने, आज तक उनके यहाँ एक्टर ही बन रहे हैं। वी शांताराम के सारे रिलेटिव्स एक्टर्स प्रोड्यूसर्स ही बने, आज तक वही बन रहे हैं। तो ये चलता रहा, ये चलन शुरू हो गया। तो ये लोग टैलेंटेड थे या नहीं थे, इनके पास एक पूरी मशीनरी थी कि ये लॉन्च हो सकते थे। मशीनरी तो थी उनके पास, जैसे पृथ्वीराज कपूर या राज कपूर की जो फैमिली है जी, लेकिन मुझे लगता है कि हिंदी सिनेमा में जो योगदान पृथ्वी थिएटर का है, तो पृथ्वी थिएटर ने तो लिटरेचर को भी जिंदा रखा, बिल्कुल, पारसी थिएटर को भी जिंदा रखा, बिल्कुल, और उसके अलावे नाटक की जो हिंदुस्तानी विधा थी उनके लिए भी स्पेस तो उसी कपूर जो है फैमिली ने दिया। बिल्कुल दिया, राज कपूर तक दिया। राज कपूर ने आरके स्टूडियोज़ बनाया, बहुत अच्छा काम किया, शोमैन ऑफ द मिलेनियम बने। उनकी जानकारी इतनी थी कि विदेशों में अगर कोई अच्छी फिल्म बनती थी तो उसका रीमेक इंडिया में भी बनाते थे हिंदी में। उदाहरण के तौर पर मैं ले लूँ तो देसी का जिसका नाम लिया मैंने, उसने एक बहुत क्लासिक फिल्म बनाई थी शूशियाँ, राज कपूर ने ठीक उसका हिंदी रूपांतर भारत में बनाया बूट पॉलिश के नाम से।
एकदम सेम कहानी, सब कुछ सेम, बहुत शानदार तरीके से। द बाईसाइकिल थीफ जो बनाई देसिका में, बिमल रॉय ने ठीक 2 बीघा ज़मीन उसी की कहानी पर बनाया। तो ये चीज़ें चल रही थी, इन्होंने बिल्कुल योगदान किया। लेकिन अगर मैं आज यहाँ पर आकर सिनेमा के बारे में बात कर रहा हूँ तो मेरी बेटी भी सिनेमा के बारे में इतना जाने कि इसकी मैं गारंटी नहीं कर सकता हूँ। ये गारंटी कर सकता हूँ कि कल वो भी इस परिसर में आकर बोल सके, और शायद आप भी आने दें कि आपकी भतीजी है या विमलेंदु की बेटी है तो वो आ जाए, वो मेरे जैसा ही बोल पाएगी या मेरे से अच्छा बोल पाएगी, ये उसके टैलेंट पे डिपेंड करेगा। तो राज कपूर के बाद, राज कपूर, शम्मी कपूर और शशि कपूर के बाद ऐसा कोई एक्टर एक्ट्रेस उनके परिवार में नहीं आया जिसने कि भारतीय थिएटर की परंपरा को जीवित रखा हो या कंट्रीब्यूशन ऐसा कुछ कर दिया हो सिनेमा में, या वर्ल्ड सिनेमा में कुछ कंट्रीब्यूट कर दिया हो, ऐसा कोई नहीं आया। आप देख लें, नाम गिन सकते हैं, यहाँ तक प्रेजेंटली काम कर रहे हैं रणबीर कपूर और करीना कपूर को देख सकते हैं, इनमें कोई सलाहियत नहीं है उसके मुकाबले, ये ऐसा कुछ कंट्रीब्यूट नहीं कर रहे हैं हिंदी फिल्मों को। तो इसलिए मैं बता रहा हूँ कि उनके पास मशीनरी थी, ऐसा कुछ नहीं कि NSD से ट्रेंड लोगों के पास ज़्यादा टैलेंट था। जैसे आप जिसका भी नाम ले लें, सब NSD के हैं, नजरुद्दीन शाह, अभी के पंकज त्रिपाठी, लेकिन एक नाम मैं भी जानता हूं जो NSD में नहीं था, मनोज वाजपेयी। अब उसमें टैलेंट की कोई कमी तो है नहीं, मनोज भैया 4 बार एंट्रेंस दिया उन्होंने और NSD में क्वालिफाई नहीं किया। पीयूष मिश्रा, ऐसे कई लोग हैं जो बहुत टैलेंटेड हैं। तो टैलेंट का NSD से कुछ लेना देना नहीं है, लेकिन हाँ इतना मैं ज़रूर कहूँगा कि अगर आप में टैलेंट है किसी चीज़ के लिए और आपके पास ट्रेनिंग भी है तो आप उस आदमी से ज़्यादा एज लेके ज़रूर चलेंगे जिसके पास ट्रेनिंग नहीं है। ये बात मेरा एक सवाल है, आम तौर पे जो हिंदी सिनेमा है जी, जिसे प्रचलित रूप में बॉलीवुड कहते हैं जी जी, उसका सेंटर बम्बई है, बिल्कुल, महाराष्ट्र जी, लेकिन अभी भी महाराष्ट्र का जो थिएटर है और जो मराठी सिनेमा है, बिल्कुल, वो बिल्कुल बॉलीवुड या जो हिंदी सिनेमा है उससे बिल्कुल अछूता होते हुए भी अपने पूरे ट्रेडिशन को बचाए हुए है। बिल्कुल। यह कैसे संभव हुआ? ये ऐसे संभव हुआ क्योंकि आप देखें, 2 चीज़ें जानना बड़ा ज़रूरी है। आप देखें, 2 चीज़ें हैं हमारे बिहार में या उत्तर प्रदेश में या किसी अन्य राज्य में, अगर कोई बंदा थिएटर करता है तो कहीं ना कहीं उसके सबकॉन्शियस में ये बात रहती है कि मुझे फिल्मों तक जाना है। इसके ठीक उलट वहाँ जो लोग सिनेमा में काम करते हैं वो इसमें अपना गौरव मानते हैं कि कहीं ना कहीं से थिएटर करने को मिल जाए, क्योंकि थिएटर वहाँ की परंपरा रही है, वहाँ मेथड एक्टिंग का दौर रहा है। अभी आप देखें, बहुत सारी फिल्में मराठी में देखें, आपला मानुस या ऐसी बहुत सारी फिल्में भी हाल में आई जिन्होंने, या नट सम्राट नाना पाटेकर की बहुत अच्छी मूवी आई, तो वहाँ फिल्में भी बनती हैं तो थिएटर को विषय वस्तु बना के बनती हैं। यहाँ थिएटर भी होता है तो सिनेमा को विषय वस्तु बना के होता है, यही बड़ा फ़र्क है ना। तो ये बहुत बड़ा अंतर है, और सिर्फ मुंबई की बात नहीं है, सिर्फ मराठी की बात नहीं है। आप जब देखेंगे मलयालम फिल्मों को, आप यकीन नहीं करेंगे कि वो किस कदर फिल्में बनाते हैं। तमिल फिल्मों को देखें आप, मराठी फिल्में तो हैं ही, उड़िया फिल्में कुछ बहुत शानदार हैं, बंगाली फिल्मों को देखें आप। मैं हिंदुस्तानी सिनेमा पे अभी आ ही रहा था, लेकिन चूँकि हिंदी सिनेमा जो सेंटर्ड है बम्बई और वहीं जो है पूरे महाराष्ट्र में जो है वो बिल्कुल उससे प्रभावित हुए बिना वो जिस प्रकार, और इसका मुझे लगता है कहीं ना कहीं जो मराठी लिटरेचर है, स्ट्रॉन्ग मराठी लिटरेचर का जो प्रभाव है वो मुझे लगता है इस चीज़ को बचा के रखा। लिटरेचर देखिए हर जगह का अपना बहान होता है, बहुत बड़ा होता है। सबसे बड़ा कारण है पैसा, मुद्रा। आप कुछ करते हैं और उसके बजाय आपको पैसा मिलता है उसके बदले, तो वो चीज़ फलेगी फूलेगी। आपको ये जानकर आश्चर्य होगा कि मुंबई में और दिल्ली में थिएटर करने वाले लोग एक वैसी ही ज़िंदगी आराम से जी लेते हैं जो आपके स्टेट में एक IAS ऑफिसर जीता है। उनका अपना घर खरीदना कोई बड़ी बात नहीं होती है, गाड़ी खरीदना कोई बड़ी बात नहीं होती। और यहाँ जो लोग थिएटर करते हैं वो अगले थिएटर में दाढ़ी मूंछ कहाँ से खरीदेंगे इसका भी पता उनके पास नहीं होता। तो ये गलती हमारी है, हमारे सोसाइटी की है। उनकी सोसाइटी रिच है, वो अपने कला को पहचानते हैं। हमारी सोसाइटी को लगता है कि अबे भांड बनोगे, नाटक करोगे। नाटक, ये जानना चाहिए हम सबको कि नाट्य शास्त्र जो है ना, इसको 5वां वेद कहते हैं। जब नारद ने कहा ब्रह्मा से कि 4 वेद तो आपने दे दिए लेकिन ये सबकी समझ में नहीं आते हैं, बड़े क्लिष्ट हैं, तो उन्होंने आदेश दिया कि तुम भरत मुनि को बुला कर लाओ और भरत मुनि से कहा कि एक 5वां वेद रचो जो जनमानस के समझ में आए। और वही 5वां वेद अपना शास्त्र है, नाट्य शास्त्र।
जिसमें सब कुछ है, हर रस है, हर विधा है, तो ये एक बहुत बड़ी बात है। लेकिन हम इसको ऐसे नहीं लेते हैं। आप देखिए कि मुंबई में सफलता के मायने ये नहीं है कि आपने 3 तल्ला मकान बना लिया, 2 गाड़ी खरीद ली और प्रॉपर्टी खरीदने की सोच रहे हैं। आप कहीं नहीं है रेस में, वहाँ ऐसे लोगों को वहाँ पूछते भी नहीं है आपका कंटेंट क्या है। तो ये हमारे समाज का दोष है। लिटरेचर हमारा भी बहुत रिच है। जिस जमीन पर दिनकर हुए हो उसके रिच होने पर प्रश्न तो नहीं होना चाहिए। इससे महान और इससे रिच तो पृथ्वी पर कोई जगह नहीं है। क्योंकि दिनकर को मैंने भी पढ़ा है, मैं पढ़ता हूँ, गुरु जैसा मानता हूँ। तो मैंने बहुतों को पढ़ा है, और सिर्फ हिंदी में नहीं पढ़ा, अंग्रेजी में भी पढ़ा, स्पेनिश में भी पढ़ा, फ्रेंच में भी पढ़ा। और अपने अध्ययन के दम पर मैं कहता हूँ, किसी घमंड में नहीं, अपने पूरे आत्मविश्वास से कहता हूँ, अभी तक मुझे किसी भाषा में दिनकर जैसी शैली उतना प्रभाव नहीं दिखा है, किसी में नहीं। भैया दिनकर की बात है, दिनकर इस भूमि से अपना संबंध रखते हैं, लेकिन जो उत्तर भारतीय खास करके जो हिंदी लिटरेचर है जी, हिंदी लिटरेचर तो अभी भी जो एक प्रतिपक्ष की आवाज़ हो या एक जो सामूहिक आवाज़ है, उसका एक चेहरा तो है हिंदी लिटरेचर, बिल्कुल है। लेकिन हिंदी सिनेमा और हिंदी सिनेमा के साथ साथ पिछले 15-20 सालों में यहाँ एक भोजपुरी सिनेमा का जो विकास होता है, वो भोजपुरी भाषा को लगभग एक है की दृष्टि से आदमी देखना शुरू कर दिया है। उसमें एक बड़ी भूमिका भोजपुरी सिनेमा और उसके गीतों का है। बिल्कुल ठीक बात। और मुझे लगता है कि यह जो है बम्बैया जो है उसका जो 3rd वर्जन संस्करण है उससे ज़्यादा प्रभावित है। जबकि भोजपुरी में महान लेखक हैं, भिखारी ठाकुर हैं या बहुत सारे, वीर कुंवर सिंह हैं। मैं आपको सुनाऊं, बहुत अच्छा प्रश्न किया आपने, और मैं इस प्रश्न पे थोड़ा भावुक भी होता हूं क्योंकि मैं खुद भोजपुरी भाषी हूं, तो मेरा संबंध मेरी मातृभाषा भोजपुरी है। तो मैं आपको बताऊं एक चीज़ कि बड़े अरमानों से, बड़े सपनों से, अरमान बोल दिया अब तो अच्छा बोलूँगा, मेरा छोटा भाई अरमान बैठा है यहाँ पे, खुद भी बहुत अच्छा कवि है, तो ये शायद समझे मेरी बात को, मेरी भावनाओं को। राजेंद्र प्रसाद जब यहाँ के भारत के प्रेसिडेंट थे तो गाज़ीपुर के एक एक्टर हुआ करते थे नाजिर हुसैन, जो भोजपुरी भाषी थे। कई फिल्मों में आपने उनको सूट पहने हीरोइन का बाप बने देखा होगा। वो बड़े अच्छे कलाकार थे, बड़े अच्छे चरित्र अभिनेता थे। तो उनको बुलाया राजेंद्र बाबू ने और कहा कि भाई हिंदी फिल्म इंडस्ट्री इतना अच्छा कर रही है तो ये भी यहाँ भी होना चाहिए कुछ भोजपुरी फिल्म इंडस्ट्री जैसा। तो नाजिर हुसैन ने अपने प्रयासों से किया और एक ऐसी फिल्म इंडस्ट्री बनाई। 1962 में पहली फिल्म आई भोजपुरी की, गंगा मैया तो है पियरी चढ़ाई वो, और वो इतनी अच्छी फिल्म थी वो। और इसके बाद जो फिल्में बनी, मोहम्मद रफ़ी, लता मंगेशकर, मन्ना डे, सब यहाँ गाना गाने आते थे भोजपुरी फिल्मों में। लेकिन बाद में जो हुआ, अब का जो भोजपुरी सिनेमा है वो सिनेमा नहीं है, वो लौंडा नाच का एक्सटेंडेड फॉर्म है, तो वो सिनेमा है ही नहीं। मैं आपको 2 एग्जाम्पल देता हूँ। वल्गैरिटी आई कैसे, बता रहा हूँ। ये वल्गैरिटी, मैंने हमेशा कहा है कि सिर्फ कलात्मक प्रस्तुति करने वाले ही नहीं, कला का रसास्वादन करने वालों पर भी उतनी ही जिम्मेदारी होती है कि कौन सी चीज़ फलेगी फूलेगी। लगावे जब लिपस्टिक, ये सुन के अगर हम लोग नाचना बंद कर दे तो वो कल से बजना बंद हो जाएगा, लेकिन हम तो हमेशा ताली बजाते हैं। मैं आपको बताऊँ, लिपस्टिक वाला वो जो गाना गाया है उन्होंने, आप सबने सुना होगा। मैं आपको एक गीत सुनाता हूँ, सुनिए। ये विदेशिया फिल्म का गीत है और महेंद्र मिश्र का लिखा हुआ है, पूर्वी है। आप सुनिए और इसका दर्द समझिए, शायद आप मतलब भी समझे। मैं सुनाता हूँ, इसको सुनिएगा। हंसी हंसी पनवा खियाले बेमनवा, हंसी हंसी पनवा खियाले बेमनवा, कि अब न बसे रे परदेस, कोरी रे चुनरिया में दगिया लगाई गईले, मारी के करजवा में ठेस। ये माधुर्य सुनिए। इसका मतलब कि जब हम शहर में रहने आते हैं अपने शहर को छोड़ के, मतलब कुछ भी हो सकता है गाने का, लेकिन मैंने जो समझा वो सुनिए कि वो शहर में जब आदमी आता है तो हर आदमी उसको बेईमान की तरह स्वागत करता है, आओ आओ रहो रहो रहो। लेकिन उस आदमी को रियलाइज़ होता है कि जो मैं छोड़ के आया हूँ वो ज़्यादा बड़ा था, मुझे अभी भी वहाँ की याद आती है और उसको हमेशा ठेस लगती रहती है। एक और गीत है वहाँ पर, आपने सुना होगा कि सोनवा के पिंजड़ा में बंद भइल चिरई के जियरा उदास।
कि कितनी अच्छी पंक्तियां हैं। ये वो ट्रेडिशन था, लेकिन यहाँ आते आते वो ख़त्म हो गया। हमारे यहाँ की एक लोक गायिका हैं शारदा सिन्हा, अरे वाह, उन्होंने अपने वो जो परंपरा है महेंद्र मिश्र वाली, बहुत सुंदर। तो उनको उन्होंने नहीं छोड़ा है, उन्होंने जिंदा और रखा है। आज भी जो चाहे वो बम्बई सिनेमा हो। आपने मेरे प्रश्न का उत्तर दे दिया शारदा सिन्हा जी का नाम लेके। वो इतनी बड़ी कलाकार हैं, मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि आप देखें कि कहाँ भोजपुरी, आपने बिल्कुल सही कहा कि ये लौंडा नाच वाले गीत बजा के हम लोग नाच रहे हैं, ताली बजा रहे हैं, क्योंकि हमें भी वो अच्छा लग रहा है जिसमें भद्रता है। लेकिन देखिए कि अगर आप अपने आर्ट से चिपके रहें, उसको पकड़ के रखें जैसे शारदा सिन्हा ने रखा, तो इनको अलग से कुछ वल्गर करने की जरूरत नहीं पड़ी। सूरज बड़जात्या जैसे निर्माताओं ने जब फिल्म बनाई, तब शारदा सिन्हा को बुलाया कि आप आइए और गाइए हिंदी फिल्म में। या अनुराग कश्यप ने बिल्कुल, गैंग्स ऑफ वासेपुर जैसे आपको फिल्म बुलाना पड़ेगा, क्योंकि जो क्रूड आर्ट है, जो सच में आर्ट है, उससे आप चिपके रहें। उससे ये जो आपने मुझे शॉल दिया आज, ये आज पूरी दुनिया बिहार को बस खाली मैथिली पेंटिंग के नाम से जानती है। इसके अलावा बहुत कुछ है हमारे यहाँ, इसके अलावा हजार चीज़ें हैं। इन्होंने इसको प्रचारित किया, इन्होंने इसको प्रसारित किया, इन्होंने इसकी इज्जत की, तो इनका मान है। आप भी मान कीजिए अपनी चीज़ों का। आप यहाँ बिहार को गाली दे सकते हैं, बेगूसराय को गाली दे सकते हैं, दिनकर का नाम आते सिर झुकेगा, क्योंकि दिनकर ने पूरी ज़िंदगी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं किया, अपने शब्दों से वहीं टिके रहे, और शायद उन्हीं की वजह से हम आज शब्द पर्व मना रहे हैं यहाँ पर। तो ये बहुत बड़ी बात है। मेरा ये सवाल एक और है भैया कि बिहार से ही एक उस ज़माने में हिंदी सिनेमा के बेहद मशहूर गीतकार हुए शैलेंद्र। कहा जाता है कि शंकर शैलेंद्र, राज कपूर, हसरत और शंकर जयकिशन ट्रायो था एक। ये एक ऐसा चतुष्कोण था जिसने हिंदी सिनेमा को अपने शुरुआती दिनों में एक बड़ी ऊंचाई दी। बिल्कुल। और शैलेंद्र ने रेणु की एक मशहूर, हमारे साहित्य के ऊपर बातचीत चल रही है, और बिहार में हैं तो बगैर रेणु के बाद के आप तो बिल्कुल। तीसरी कसम जैसी मशहूर फिल्म, जिसमें वो जो राज कपूर हैं, वहीदा रहमान हैं, और देखिए कि वो किस तरह की फिल्म है। बिल्कुल। रेणु ने अपने जीवन का सब सारा श्रम उसमें लगाया था। वो बम्बई गए, उसके बाद उसको डायरेक्ट करने के लिए शैलेंद्र ने अपने जीवन की सारी पूंजी लगा दी। बिल्कुल बिल्कुल। राज कपूर ने कहा था कि मैं डायरेक्ट करूंगा, बिल्कुल। उसने कहा नहीं, इस फिल्म को मैं डायरेक्ट करूंगा, क्योंकि वो जो कवि मन था, वो कवि मन ही हीरा मन को ला सकता था। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। इसके पीछे भी एक बड़ी इंटरेस्टिंग कहानी है, आप जाने इसको। शैलेंद्र बिहार से थे तो ज़रूर, आरा से के आसपास के थे, लेकिन वो मुंबई में रहते थे, और वहाँ पर रेलवे में जो मजदूर एसोसिएशन था उसमें काम करते थे, और इतनी धार थी उनकी लेखनी में। और ये आज भी जो मिलों में हमारी मांगे पूरी करो, ये जो स्लोगन है, ये शैलेंद्र का ही लिखा हुआ स्लोगन है। तो ये सब चीज़ें वो वहाँ कर रहे थे, और एक प्ले कर रहे थे जब उसको देखने के लिए राज कपूर भी गए थे। जी जी। और वो प्ले इतना अच्छा था कि राज कपूर ने उस ज़माने में उतरते ही उन्हें 500 रुपये का लिफाफा दिया और कहा कि आप आइए और हमारे लिए लिखिए। मना कर दिया उन्होंने। इतना खुददार आदमी था, कहा कि नहीं नहीं नहीं, मैं तो क्रांति लाने के लिए लिख रहा हूँ, लोगों को हक के लिए जगाने के लिए लिख रहा हूँ, मैं नहीं जाऊँगा। वो राज कपूर ने कहा कि ये लिफाफा मेरे पास पड़ा रहेगा, आपको जब ज़रूरत होगी, आज से 5 साल 10 साल बाद भी, तो आप आइएगा और अपना नाम खाली बताइएगा, हो जाएगा। स्थितियाँ बिगड़ी, आर्थिक स्थिति बहुत ख़राब हो गई शैलेंद्र की, उनको ये बात याद थी, वो गए और उन्होंने ये वो एक्सेप्ट किया। मुझे लगता है कि उस समय बम्बई में जो मिल मजदूरों का हड़ताल वगैरह चल रहा था, और पूरा का जो कॉटन का पूरा वो जो इंडस्ट्री थी, वो अचानक जो है वो कोलैप्स करने लगी थी। बिल्कुल। तो मजदूरों के पास अचानक संकट भी बहुत बड़े पैमाने पे आए थे। तो और मुझे लगता है कि ये जो संकट है, अभी आपने कुछ देर पहले बात की थी बिमल रॉय की, 2 बीघा ज़मीन है, तो 2 बीघा ज़मीन भी तो वही संकट है। बिल्कुल। वो चाहता है कि अपना लैंड मैं सुरक्षित रखूं। बिल्कुल। ये होता क्या है ना, जैसे मैंने बताया कि 2 बीघा ज़मीन देसिका की बाइसाइकिल थीफ की का इमिटेशन थी। बाइसाइकिल थीफ में एक गरीब बाप बेटे होते हैं, उनकी साइकिल खो जाती है, किसी दूसरे की साइकिल को अपना साइकिल समझ कर लेकर चले आते हैं। ठीक इसी तरीके की सिचुएशंस 2 बीघा ज़मीन में है, वहाँ पर साइकिल की जगह ज़मीन है। किसी और फिल्म में ज़मीन की जगह पिंजड़ा हो सकता है, कहीं पे चेन हो सकता है, कहीं पे घर हो सकता है। मुद्दा ये है
कि जब आपकी चीज़ आपसे दूर चली जाती है तो आप कैसा प्रयास करते हैं, और अगर आप कमज़ोर हैं तो आपके प्रयासों को कैसे लिया जाता है, ये दिखाना मेन बात था। तो ये बहुत अच्छा दिखाया उस समय, और शैलेंद्र के पास वो धार थी। शैलेंद्र ही क्यों, चित्रगुप्त हमारे यहाँ के बहुत अच्छे म्यूज़िक डायरेक्टर थे, बहुत अच्छा किया उन्होंने। बेतिया, हाँ, यहाँ से तो थे, बिहार से, बेतिया से। चित्रगुप्त बिहार से ही थे, आरा के ही आसपास के थे। उनके बेटे आनंद मिलिंद बहुत फेमस हुए, और कई लोग हैं बिहार से, आज तो कई लोग। भोजपुरी समाज से ही तो समीर है, ये सब समीर हैं। पूरे 90s का जो गीत है बॉलीवुड का, वो समीर ने लिखा है। समीर, और समीर उदित नारायण ने गाया है, वो भी उदित नारायण ने गाया है, दोनों इसी समाज से हैं। और समीर के पिताजी भी अपने समय में बहुत बड़े लोकप्रिय गीतकार थे, जिन्होंने अंजाम ने अमिताभ बच्चन को अमिताभ बच्चन बनाने में अनजान के गीतों की बड़ी भूमिका है। बिल्कुल बिल्कुल है। मेरा भैया अब दूसरा प्रश्न है कि साहित्य और सिनेमा के जो अंतर संबंध हैं, उसमें साहित्य को सबसे ज़्यादा जो प्रभावित किया जिस एक नवजागरण ने, खास करके मैं हिंदुस्तान के बारे में बात कर रहा हूँ, वर्ल्ड लिटरेचर के बारे में अभी मेरी बात नहीं हुई जी, तो वो बांग्ला नवजागरण ने किया था। तो बांग्ला नवजागरण के कारण बांग्ला साहित्य, और बांग्ला साहित्य के कारण जो सिनेमा पे एक जो बांग्ला टच मिलता है, चाहे किसी जी हो, वो बांग्ला सिनेमा हो या वो बम्बई सिनेमा हो, तो वो कौन से कारण थे कि बंगाल का जो है प्रभाव जो है वो बम्बई फिल्म इंडस्ट्री पे पड़ रहा था? उसका कोई अंतर संबंध है क्या? बिल्कुल बिल्कुल। मैंने आपको पहले ही बताया कि जो डायरेक्ट किसी साहित्यकार की कृतियों पर फिल्में बनना शुरू हुई वो टैगोर थे, और ऐसे बहुत सारे और भी नॉवेलिस्ट थे जिनकी कहानियाँ बन रही थी। और आज़ादी के तुरंत बाद जब सत्यजीत रे एक्टिव हुए तो 50 के दशक में सत्यजीत रे ने पाथेर पंचाली, अपराजितो और अपूर्व संसार, ये 3 फिल्में बनाई 50 में, 51 में और 55 में, जिसमें भारत को दर्शाया उन्होंने। बंगाल का नवजागरण जो था वो बहुत कमाल का था, उसमें बहुत सारी चीज़ों को चैलेंज कर दिया गया था, जो धार्मिक कुरीतियाँ हैं उनको भी, जो अंधविश्वास हैं उनको भी, और कहीं ना कहीं ये सब चीज़ें फिल्मों में प्रदर्शित की जा रही थी। जैसे आप सत्यजीत रे को देखेंगे तो देवी फिल्म जो आई थी उसमें उन्होंने अंधविश्वासों पे आघात किया। गणशत्रु उनकी फिल्म आई थी, उसमें भी उन्होंने अंधविश्वासों पे आघात किया। उनकी एक फिल्म आई थी 1991 में, जो एकदम अंतिम, शायद उनकी लास्ट फिल्म है, आगंतुक, उसमें उन्होंने टूटते हुए परिवारों पर कमेंट किया। तो बंगाल भारत का वो कैपिटल रहा है जहाँ से चिंतन शुरू हुआ है हमेशा। तो क्या वो जो बंगाल में जो एक नवजागरण में, सामाजिक नवजागरण में, वो चाहे राजा राम मोहन राय हों, ईश्वरचंद्र विद्यासागर हो, या टैगोर की जो पूरी फैमिली है, बिल्कुल वो जो सोशल मूवमेंट बहुत बड़ा प्रभाव उनके माध्यम से जो चल रहे थे, बहुत बड़ा प्रभाव था। क्या वो साहित्य और सिनेमा दोनों को प्रभावित कर रहा था? बिल्कुल कर रहा था। टैगोर की भी आप कहानियाँ पढ़ें, जो देखें, और सत्यजीत रे के बाद जो बहुत बड़े फिल्म मेकर हुए बंगाल के, ऋत्विक घटक, उनकी फिल्में देखें आप तो, जैसे सुवर्ण रेखा, कोमल गांधार, मेघे ढाका तारा, ये तीनों फिल्में ट्रायलॉजी हैं। इन तीनों फिल्मों में महिलाओं की स्थिति, बंटवारे का दंश, इन्हीं पर काम है, रिफ्यूजी कैंप्स का जीवन। तो सच में जो नवजागरण हुआ जहाँ पर महिलाओं की स्थिति सुधरी बंगाल में, उसका असर वहाँ के साहित्य पे भी पड़ा, वहाँ के चिंतन पे भी पड़ा, और जाहिर तौर पर बात है कि सिनेमा चूँकि साहित्य का एक डेराइवेटिव है तो उस पर भी पड़ा। अभी आपने विभाजन का जिक्र किया, मैं उस मुद्दे पे आ ही रहा था। जो हिंदुस्तान और पाकिस्तान, और बाद में पाकिस्तान से अलग होकर पूर्वी पाकिस्तान बांग्लादेश के जो रूप में आया, साहित्य में कविता के माध्यम से विभाजन, खास करके हिंदी साहित्य में कविता में विभाजन की वो पीड़ा आपको देखने को कम मिलती है। बिल्कुल। झूठा सच उपन्यास और तमस है, और 1-2 कहानियां हैं उस समय जो विभाजन की त्रासदी को अच्छे से देख रही थी। बहुत सारी हिंदी सिनेमा में विभाजन को लेकर क्या राय थी, उस पर कौन सी महत्वपूर्ण फिल्म थी, यदि आप साझा करना चाहें तो अच्छा रहे। विभाजन तो एक ऐसा मुद्दा है जिस पर खूब लिखा साहित्यकारों ने, और ये सच बात है कि कविताएं कम लिखी, कहानियां और उपन्यास ज़्यादा लिखा, और कुछ ऐसी चीज़ें लिखी जिस पर तो फिल्में बनी, जैसे भीष्म साहनी का तमस, उस पर पार्टीशन पर बेस्ड है। तमस फिल्म पार्टीशन पर बेस्ड है। बुनियाद एक सीरियल आता था दूरदर्शन पे बहुत साल पहले,
वो भी पार्टीशन पे बेस्ड था। तो ऐसी कई चीज़ें आती रही जो पार्टीशन बेस्ड थी। हाल फिलहाल तक अभी एक फिल्म आई थी 1999-2000 में सनी देओल की गदर, वो पार्टीशन पे बेस्ड नहीं थी लेकिन एक इमेजिनेशन था जो पार्टीशन से रिलेटेड था कहीं ना कहीं। तो पार्टीशन हमेशा मुद्दा रहा है कहानियों का और उपन्यासों का, और कविताओं से ज़्यादा इसलिए रहा है कि कविताओं में आप भावावेश में कहीं दूर तक सफ़र कर सकते हैं, लेकिन जब सच्चाई आपके आँख के सामने मृत्यु और लुट जाना हो तो वहाँ कवित्व का सवाल नहीं होता, वहाँ एकमात्र प्रश्न होता है बच जाना, और उसमें किए गए सारे श्रम को कविता से ज़्यादा कहानियों में संचित करना इजी होता है। तो ये कुछ फिल्में थी। तमस एक बहुत अच्छी फिल्म थी MS सत्यू की गरम हवा, वो आप ज़रूर सबको देखना चाहिए। गरम हवा बहुत शानदार फिल्म है, और वो पार्टीशन का जनरली हिंदुस्तान में जब पार्टीशन पर बेस्ड फिल्में बनती हैं और अब बनती हैं तो ये दिखाया जाता है कि मुस्लिमों ने बहुत अत्याचार किया और मार भगाया अपने इलाके से लोगों को। गरम हवा एक ऐसी फिल्म है जहाँ पर यह दिखाएगा कि पूरा हिंदुस्तान सफ़र हो रहा था। उस फिल्म का बिगिनिंग ही एक शेर से होता है कि मुल्क हुए तकसीम और आग उधर भी थी इधर भी, यही सच था। वो सर्वेश्वर की एक कविता है ना कि एक घर में लाश पड़ी हो तो दूसरे घर में आप खुशियां नहीं मना सकते। बिल्कुल वही बात थी। तो ये हो रहा था यहाँ। उसमें एक व्यापारी फैमिली को दिखाया जाता है, एक मुस्लिम व्यापारी फैमिली को, जिसके पूरे व्यापार, जो कि बहुत बड़े बिजनेसमैन होते हैं, और एकदम टूटता चला जाता है उनका परिवार। कारण होता है सिर्फ पार्टीशन। तो पार्टीशन ने ऐसा नहीं कि सिर्फ हिंदू को या सिर्फ क्रिश्चियन को या सिर्फ मुस्लिम को प्रभावित किया, उसने इंसानों को प्रभावित किया, और भारत में बहुत कुछ टूट गया। सिर्फ मुल्क नहीं बटे, हमारे अंदर भी बहुत कुछ टूट गया जो आज तक टूटा है, और उसको बनने में अभी अरसों लगेंगे, बहुत वक्त लगेगा। 90s बेंचमार्क है, बहुत शानदार। और वो हिंदुस्तान के लिए भी बेंचमार्क है। ये जो LPG मॉडल आया है ना, आर्थिक उदारीकरण के माध्यम से, उसने आज़ादी यदि प्रभावित किया तो उसके बाद सबसे ज़्यादा जो प्रभावित किया वो आर्थिक उदारीकरण 1991 का जो LPG मॉडल है, उसने बिल्कुल उसने सिनेमा को बहुत बूम दिया, कई तरह से उसने परिवर्तित कर दिया। बिल्कुल। और उस परिवर्तित होते हुए सिनेमा के बीच एक हीरो जन्म लेता है, शाहरुख खान। बिल्कुल बिल्कुल। तो मैं ये जानना चाहता हूँ भैया आपसे कि शाहरुख की जो निर्मित है जी, उसे आप किस रूप में देखते हैं? क्योंकि एक जनरेशन है जो लगभग शाहरुख की फिल्मों के साथ भरा हुआ है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। देखिए, शाहरुख के समय में एक चीज़ तय थी कि एक नया हीरो उठना था। अब वो शाहरुख ही होंगे कि नहीं, ये शाहरुख ने खुद बनाया, अपने मेहनत से, अपनी लगन से, अपने आर्ट से। थोड़ी सी बात कर लेते हैं सामाजिक पृष्ठभूमि। तो 1991 में जो ग्लोबलाइजेशन आया था उसके बाद बहुत चीज़ें आसान हो गई। मतलब लोग एक राज्य से दूसरे राज्य भी जाने लगे, विदेशी कंपनियां यहाँ निवेश करने लगी, लोग विदेश भी जाने लगे, लोगों का मानसिक दायरा बढ़ा, और उपयोग करने की चीज़ें जो थी उपभोक्तावादी और ज़्यादा हो गए। हम कंज्यूमरिज्म ज़्यादा बढ़ा हमारे यहाँ, कंज्यूमर सोसाइटी बढ़ी। एक ये कारण था। दूसरा कारण था कि अब लोग ऊब चुके थे वही माता पिता के खून का बदला लेते हुए हीरो को देखते हुए, है ना, या डाकू मंगल सिंह को देखते हुए जो घोड़ों पर दौड़ कर आता है और फिर अचानक से, लेकिन वो होता है रॉबिन हुड अंदर से। तो ऐसे हीरोज़ को देखते हुए लोग ऊब चुके थे। एक ही कहानी पूरी प्रेडिक्टेबल हो चुकी थी। मैं बताऊं रफ तौर पर, कहानी एक ही होती थी हिंदी सिनेमा में कि एक हीरो होता है, एक हीरोइन होती है, हीरोइन का बाप या उसका समाज हीरो से उसको मिलने नहीं देता है। हीरो बेचारा आवारा होता ही है खुद का, लेकिन दिल का अच्छा होता है। वो कैसे भी करके दुनिया में ये साबित कर देता है कि वो अच्छा है, सबको बचाता है। इसकी माँ मर जाती है, उसका बदला लेता है, सब मिल जाते हैं, एंड दे लिव्ड हैप्पीली एवर आफ्टर। ये एक कॉमन कोड था, एक कॉमन सूत्र था जिसको लगातार फॉलो किया जा रहा था, और इसको मनमोहन देसाई से लेके केसी बोकाडिया तक ने इतना भुना लिया था कि अब वो चल नहीं रहा था। और चूंकि ग्लोबलाइजेशन का दौर आया था तो लोगों के जीवन में संपन्नता बढ़ी थी। लेकिन मेरा ये कहना है भैया जी कि जो शाहरुख का जो उदय है, मैं वहीं आ रहा हूँ। बस कि एक एंटी हीरो, एक प्रतिनायक के भीतर से वो हमारे समाज का नायक बन रहा होता है, वो क्योंकि उसकी शुरुआत एक विलन से होती है। ये चलन हिंदी सिनेमा में हमेशा रहा है। आप देखें, सुनील दत्त भी एंटी हीरो थे, वो गुंडा डाकू बनते थे, वहाँ से आए। शत्रुघ्न सिन्हा भी एंटी हीरो था, वो भी पहले विलन बनता था फिर हीरो हो गया। उसका अमिताभ बच्चन भी एंटी हीरो था। अमिताभ का आप डॉन देखें या बहुत सारी फिल्में देखें जिसमें वो एक अलग तरीके, तो ये ट्रेडिशन रहा है। शाहरुख ने इसको बड़ा कर दिया, शाहरुख ने इसको बड़ा कर दिया। आप देखें, एक बहुत, अगर थोड़ा समय हो तो मैं बताऊं इसको विस्तार से। बिल्कुल बिल्कुल।
मैं बात कर रहा था, जैसे दो तरीके की फिल्में बनती थी विदेशों में, जिसको आज हम हॉलीवुड कहते हैं। दो तरीके की फिल्म, एक का नाम था टेलीफोनी बियांकी और एक का नाम था कैलीग्राफिज्मो। टेलीफोनी बियांकी मतलब सफ़ेद टेलीफोन। उसमें अमीर परिवारों को दिखाने के लिए सफ़ेद रंग का टेलीफोन ज़रूर दिखाया जाता था, इसलिए वैसी सारी फिल्मों को टेलीफोनी बियांकी कह दिया गया। और कैलीग्राफिज्मो जो फिल्में थी उसमें रियलिटी ज़्यादा दिखाई जाती थी। हिंदुस्तान में भी ऐसे दो वर्ग थे। एक वर्ग तो वो था जो नौकरी के लिए परेशान था, बेरोजगार था, ऊपर से फिर आरक्षण वाला विद्रोह चला वो था, ऊपर से ग्लोबलाइजेशन आया, कुछ सब कुछ किम करता विमूढ़ थी जनता यहाँ की, कुछ समझ नहीं आ रहा था। तो एक तो डिसइल्यूजन्ड यूथ था। दूसरी तरफ कौन था? वो लोग जो संपन्न हो रहे थे, जिनको प्यार करने की फुर्सत थी। जो यंगस्टर, जो बड़ा लड़का, एक जवान लड़का 17, 18, 20 साल का, उसके घर में माँ बीमार है, बहन की शादी करनी है, तो वो क्या ही प्यार करेगा बेचारा, वो तो नौकरी खोजेगा। यहाँ पर फिक्स था कि इंजीनियरिंग कर लो नौकरी मिल जाएगी, ये समाज में था, एक सूत्र आ गया था कि 12th इंजीनियरिंग जॉब। तो बहन की शादी, अब पापा का PF मिलेगा ही रिटायरमेंट के बाद अच्छा खासा, तो शादी बहन की अब चिंता नहीं थी, घर ज़मीन खरीद लेते थे माँ बाप, तो बेटे को बनाने की ज़रूरत नहीं थी। तो कुछ चिंताओं से युवा मुक्त था, तो उसके पास एक खाली समय था प्रेम करने का। ये सिखाया शाहरुख ने, ये सिखाया शाहरुख ने कि प्रेम कैसे करें। कि भाई पापा ने ज़मीन खरीद दी है, संपत्ति कर दी है, मेरे पास बचा है प्यार करना, जो कि सबसे ज़रूरी भी है इंसान के लिए। तो भाई वो प्यार खोजते हुए लंदन से पंजाब तक आ गया। वो लंदन से पंजाब तक आ गया और इतने कस के प्यार किया, इतने शिद्दत से प्यार किया कि बाप को भी बोलना पड़ा कि जा बेटा जी ले अपनी ज़िंदगी। तो ये असल में सिंबॉलिक था। ये सिंबॉलिक इसलिए था कि अगर इंसान इंटेंसिटी से प्यार करे और अपनी ज़रूरतें पूरी करे, अपना वर्थ साबित करे, तो प्रेम करना कोई गुनाह नहीं है। एंड दैट ओपनड, ये इसने समाज को खोला, बहुत तरीके से खोला। शाहरुख ने एक और अच्छी चीज़ सिखाई। आप देखें कि उसके पहले जो हीरोइंस के साथ छेड़खानी होती थी फिल्मों में, तो हीरो मेल शोविनिस्ट की तरह हीरोइन को परेशान करता था। लेकिन शाहरुख ने एक नई चीज़ पैदा की कि वो फीमेल कैरेक्टर्स को इज्जत देता था। ये बहुत बड़ी बात थी। शाहरुख ने यहाँ तक कर दिया कि अपनी फिल्मों में जब कास्टिंग होती है तो पहले हीरोइन का नाम आएगा, उसके बाद हीरो का नाम आएगा। ये कुछ ऐसी अनूठी चीज़ें थी जो शाहरुख ने की। शाहरुख ने एक और अच्छी चीज़ की, शाहरुख ने ये दिखाया, एक जो हमारा देश का कल्चर है कि हम सब मिलजुल के रहते हैं, वो दिखाया शाहरुख ने। उसने जी के दिखाया उसको। और शाहरुख एक रेट्रो आदमी था, उसने स्टीरियोटाइप्स तोड़े कि मैं लड़का हूँ तो मैं किचन में नहीं जाऊँगा ना, वो अपने वाइफ का मेकअप करते हुए भी नजर आ जाएगा, अपने बच्चों को खाना खिलाते हुए भी नजर आ जाएगा। और सच में यही पुरुष होते हैं, बाकी सब नौटंकी है। तो ये शाहरुख ने ये आइडियल क्रिएट किया, उसके लिए हमें उसका शुक्रगुजार होना चाहिए। LPG मॉडल, जिसे आर्थिक उदारीकरण के बाद हिंदी सिनेमा ने एक जो परिवर्तन पिछले खास करके 10-15 सालों में हुआ है जी, 2000 के बाद वो प्रवृत्ति ज़्यादा बढ़ी है जी, वो है साउथ इंडियन सिनेमा का जो है हिंदी रूपांतरण जी। इसने ठीक है कि जो हिंदी का एक बृहत्तर दर्शक वर्ग है वो साउथ इंडिया के सिनेमा से जुड़ा, और साउथ इंडिया के सिनेमा का जो है एक वहाँ के हीरो का, वहाँ के हीरोइन का, वहाँ के खलनायक का एक जुड़ाव जो है नॉर्थ इंडिया या उत्तर भारतीय दर्शक से हुआ। बिल्कुल। तो ये चीज़ें तो हो रही हैं, लेकिन कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि जो कथानक के स्तर पे है वो जो हिंदी सिनेमा है वो साउथ से नहीं ले पा रहा है उन चीज़ों को। मैं आपको बताऊं, दर्शक तो ले लिया बिल्कुल, लेकिन कथानक नहीं ले पा रहा है। इसके क्या कारण है? इसका कारण मैं बताऊं कि ऐसा कुछ नहीं है कि हम अब सिर्फ उसके रीमेक पर हिंदी सिनेमा आश्रित है, ऐसा कभी नहीं था। मैं आपको बताऊं, एक ही चीज़ इधर से उधर शिफ्ट हो रही थी, वो था पैसा। हिंदी सिनेमा बहुत पैसा कमा रहा था, शाहरुख जैसे स्टार्स थे उसके पास, विदेशों में प्रदर्शन के स्कोप्स थे। साउथ को ये पता था कि हिंदी ज़्यादा एक्सेप्टेबल है इंडिया में, वो अपना सिनेमा कंटेंट में कितना भी रिच बना ले, मलयालम फिल्म सिर्फ केरला के लोग ही देखेंगे, वर्ल्ड में वो फिल्म नहीं देखी जाएगी अगर वो सब टाइटल के साथ नहीं आती है तो। लेकिन हिंदी के साथ ऐसी दिक्कत नहीं थी। हिंदी फिल्म सिर्फ हिंदी में भी बनती है तो उसको अमेरिका से लेकर सब जगह देखा जाता है। हिंदी का ये प्रभाव आज तो है, पूरे विश्व में बढ़ता ही जा रहा है। तो इधर की तरफ हम खींचे, इनको लगा कि बिजनेस यहाँ है,
और हमारे हिंदी फिल्म इंडस्ट्री, जैसा कि मैंने आपको बताया कि नेपोटिज्म और बाकी चीज़ों को लेकर कंटेंट में लगातार गिरते जा रहा था, तो इनको लगा कि इनके पास कुछ सूत्र है, ये बड़ा बड़ा फिल्म बना रहे हैं, मणि रत्नम और ऐसे ऐसे। आप साउथ की चेम्मीन का नाम सुना है किसी ने? चेम्मीन एक फिल्म थे, नहीं सुना होगा। स्वयंवरम सुना है? नहीं सुना है। काडू का नाम सुना है? नहीं सुना है। ये सब साउथ के लेजेंड फिल्में हैं। बाहुबली का नाम सुना है? सबने सुना है, क्योंकि बाहुबली ने बहुत पैसे कमाए। एक और चीज़ होती है कि जब देश में जैसी राजनीतिक स्थिति होती है, उस चीज़ को पुश करने वाली अगर कोई फिल्म बन जाए तो उसको ज़्यादा असर मिलता है, ज़्यादा बिजनेस मिलता है। तो वही बात है, इस तरीके से साउथ को चाहिए था अपील और नॉर्थ को चाहिए था कंटेंट। साउथ को अपील नॉर्थ में मिल रहा था और नॉर्थ को कंटेंट साउथ में मिल रहा था, तो दोनों ने डिसाइड किया कि एक दूसरे को देते हैं, एक सिम्बायोटिक रिलेशनशिप बनाया। आप देखेंगे कि साउथ की जितनी फिल्में बड़ी बड़ी आ रही हैं, चाहे पीएस अभी आई है वो हो, मेरे दोस्त दिव्य प्रकाश ने उसमें लिखा भी है, और बहुत सारी जो, या बाहुबली हो, आप सब में देखेंगे कि धर्मा प्रोडक्शन यानी करण जौहर का प्रोडक्शन भी उसमें एक पार्टनर होता है। करण जौहर को क्या पड़ी है, उसको मुनाफा कमाना है, साउथ में कमाए चाहे नॉर्थ में कमाए। तो पैसा ही एक चीज़ है जो साउथ नॉर्थ ईस्ट वेस्ट आपको घुमा रही है, बाकी कुछ खास बदला नहीं है। सिनेमा की आप सब लोग जानते हैं 2020 का जो साल है वो सब लोगों के लिए कितना त्रासद रहा है कोरोना से, और उसके चपेट में पूरी दुनिया आ गई। मतलब दुनिया को थमते हुए, जैसे कहा जाता है कि बम्बई नहीं रुकती है, लेकिन बम्बई ही नहीं पूरी दुनिया को रुकते हुए पहली बार हम लोग देखे थे। बिल्कुल, एकदम सब जो जहां है वहीं स्थिर हो गया था, और बहुत से परिवारों ने अपने बहुत सारे स्वजनों को खोया, बहुत प्रिय लोगों को खोया, और खुद भी उस चीज़ से अभी तक है ना परेशान हैं, और त्रासदियाँ जो हैं आती हैं तो ऐसे ही वापस नहीं जाती हैं। बिल्कुल, वो एक लंबा समय लेती हैं। तो ये जो कोरोना रूपी त्रासदी आई, उसने सिनेमा और को एक नया प्लेटफॉर्म दिया, OTT। बिल्कुल। तो OTT ने जो है एक नया प्लेटफॉर्म दिया जहां आप सिनेमा हॉल में जाकर फिल्म नहीं देख रहे हैं, आप नए नए प्रोडक्शन हाउस खुल गए, नए नए OTT पे लॉन्च करने वाले आपके वो कंपनियां आ गई। नेटफ्लिक्स है, प्राइम वीडियो है, जी सिनेमा है, हॉटस्टार है, ये जो जितने मल्टी नेशनल जो कंपनी थी उसने प्रमोट करना शुरू कर दिया कि ये ट्रेजेडी के समय में जो है आखिर वो त्रासदी कैसे, विरेचन कहाँ होगा। बिल्कुल, बगैर साहित्य और कला के आप नहीं रह सकते हैं। बिल्कुल। तो जब नहीं रह सकते हैं तो एक परिवार, एक घर का लड़का, एक कलाकार बैठा हुआ है अपने घर में, तो उसका विरेचन कहाँ होगा, उसका मनोरंजन कहाँ होगा। तो एक OTT जैसा प्लेटफॉर्म आया हम लोगों के साथ, और कोरोना ने उसको बहुत अच्छे तरीके से एक विस्तार दिया। बिल्कुल। तो मेरा ये प्रश्न है कि OTT को आप किस रूप में देखते हैं? OTT यानी कि ओवर द टॉप, उसका फुल फॉर्म है ओवर द टॉप। OTT प्लेटफॉर्म के आने से एक चीज़ तो बड़ी अच्छी हुई है कि कंटेंट पे काफ़ी काम हो रहा है। पहली चीज़, अच्छा कंटेंट आ रहा है लोगों को देखने के लिए। दूसरी बड़ी चीज़ हुई है कि जो एक्टर्स एक क्लैन में काम करते थे कि भाई फलाना का बेटा है या फलाना प्रोडक्शन हाउस का हीरो है ना, अब एक साधारण आदमी जो अच्छी एक्टिंग करता है स्क्रीन पे दिखने लगा है। ऐसे कई एक्टर्स निकल कर आए हैं। अभी हाल में हमने एक वेब सीरीज़ देखी पंचायत नाम से, ना उसमें एक गाली है, बिल्कुल, ना उसमें एक अभद्र सीन है, ना उसमें मारपीट है, लेकिन वो पूरे समय बांधे रखता है दर्शकों को, क्योंकि वो हमारी कहानी है, हमारे गांव की कहानी है। पंचायत बिल्कुल वैसा ही होता है। तो उसने और उसमें किसी बड़े स्टार की जरूरत नहीं है कि जो जिसका संवाद बेहद मशहूर है। बिल्कुल, देख रहे हैं ना विनोद? बिल्कुल। अब उसमें संवाद शैली देखिए, वो इतना हमसे जुड़ा हुआ है कि वो एकदम टिक गया। जैसे गैंग्स ऑफ वासेपुर में बोले तुमसे ना हो पाएगा बेटा, कितने आदमी थे, ये शोले का डायलॉग था, लेकिन उसके पीछे का बैकिंग सोचिए, और इसमें तुमसे ना हो पाएगा बेटा। और इसमें से देख रहे हैं ना विनोद, ये नॉर्मली, और विनोद का एक्टिंग देखा है आपने? वो पूछता है जब उससे कि तुम ये मेटल वाली चुनौती क्यों नहीं रखते हो, बहुत महंगा होता है ना भैया, भुला जाता है। ये हमारे लोग बोलते हैं, ये हमारी बात है, ये हम आपस में बात करते हैं, यही हमारा टोन है बोलने का, है ना।
या मनोज वाजपेयी को आप देखिए, मनोज वाजपेयी देखिए, ये बहुत बड़ी बात है, ओटीटी आने से ऐसे एक्टर्स को स्पैन मिला है। मनोज वाजपेयी तो फिल्मों में भी काम करते हैं। एक फिल्म आई थी राजनीति, उसमें एक एक्सक्लेमेशन मनोज वाजपेयी का बाकी सारे एक्टर्स के एक्टिंग पे भारी था। बिल्कुल। उसमें मनोज वाजपेयी का एक डायलॉग है, एक सीक्वेंस है कि वहाँ पर सब लोग बैठे हैं और उसके चाचा उसको बोल रहे हैं कि अरे वीरेंद्र फॉल इन लाइन। मनोज वाजपेयी का डायलॉग है, वो आश्चर्यचकित हो जाता है इस बात से कि मुझे फॉल इन लाइन कैसे बोल रहे हैं। तो मनोज वाजपेयी का डायलॉग ऐसे, फॉल इन लाइन, वाह कार्यकारी अध्यक्ष महोदय, दिस इज एक्सक्लेमेशन। जैसे हम लोग बोलेंगे बिहार के लोग कि फॉल इन लाइन, हमारा एक्सक्लेमेशन ऐसे ही होगा, चले जाओ यहाँ से, गेट आउट फ्रॉम हियर, गेट आउट। ये हमारा एक्सक्लेमेशन, ये ओरिजिनल एक्सक्लेमेशन है। तो ये उन्होंने बड़े पर्दे पर संभाला, और ओटीटी में तो ये भरा पड़ा है, भरा पड़ा है। तो जब कला सबसे सार्थक तभी होती है जब वो एकदम हमें प्रतिरूप दिखाए अपने समाज का। हो क्या रहा था, अब तक कहा जाता था कि साहित्य और कला समाज का दर्पण है, मतलब समाज में जो हो रहा है साहित्य और कला उसको प्रदर्शित करते हैं। लेकिन ग्लोबलाइजेशन के बाद ठीक उलट हो गया था, जो साहित्य और कला में दिखाया जा रहा था समाज उसको फॉलो कर रहा था। जैसे जूते चुराना शादी में, है ना, ये होता नहीं था हमारे यहाँ। ये हम आपके हैं कौन ने लाया, उस फिल्म से शुरू हो गया, है ना। संतोषी माता जैसी कोई भगवान ही नहीं थी माइथोलॉजी में, लेकिन लोग व्रत तक रखने लगे, है ना। तो ऐसा बहुत सारी चीजें हुई जो कि फिल्मों को देखकर हमने सीखा। एक हीरो, एक लड़का, आप ऐसे कई लड़के बेगूसराय में भी देखेंगे, मैं अपने शहर में भी देखता हूँ, मुंबई में भी दिखते हैं, जो बेवजह खुश हैं, दौड़ रहे हैं, यंग एज के लड़के 18-19 साल के, उनको कोई गम नहीं है। वो सच में ऐसे नहीं है, क्योंकि हीरो ऐसा होता। आप किसी को, आप राज कपूर को देखा था ना कि थैला लटका के सब कुछ सीखा हमने, न सीखी होशियारी। क्यों नहीं सीखा, सीखना चाहिए था ना। ऐसा कोई आदमी होता है क्या जो डिक्लेयर करता फिर कि सुनो सुनो दुनिया वालों, मैं बेवकूफ हूं, मुझे बेवकूफ बनाओ, मैं ठगा जाऊंगा तुमसे। ये आइडियलिज्म था। हाँ, वो आदर्श था उस समय का। तो ये आइडियलिज्म नहीं चलेगा। शाहरुख खान या अमिताभ बच्चन को ही ले लें, कोई फिल्म अमिताभ की उठा लें, आप कूली उठा लें या कोई भी फिल्म, जंजीर ले लें। जंजीर में तो कुछ काम करता था, पुलिस इंस्पेक्टर था, इसमें भी कूली था, इसमें 786 का बिल्ला लगा, दीवार में। अब देखिए वो कैसे बात करता है कि तुम मुझे वहां ढूंढ रहे हो, मैं तुम्हारे यहाँ इंतजार कर रहा हूँ। कुछ नहीं था इस डायलॉग में। पीटर, ये चाबी अपने जेब में रख लो। ये भी अमिताभ बच्चन है, और ये भी अमिताभ बच्चन है, मैं और मेरी तन्हाई अक्सर ये बातें करते हैं, तुम होती तो कैसा होता। ये दोनों अमिताभ है, सी द रेंज। और कौन सा ओरिजिनल है, न तो हमें मजदूर मिलने का है, न कोई ऐसा बोलने वाला मिलने का है, दोनों ही पर्दे के हीरो है। तो रियल लाइफ हीरो की जरूरत थी, तो वो भी अमिताभ ही है। इस बार बाजार में गुड़ नहीं बिके मोती मियाँ, सौदागर फिल्म, ये सब अमिताभ में, इसलिए वो लेजेंड है, बिना NSD गए। मैं वही कह रहा हूं कि ये चीजें जो हैं समाज में लगातार दिखने वाली जो चीजें हैं, उसको हम जितना अच्छे से प्रदर्शित करेंगे। ओटीटी ने यही किया है। अब ओटीटी में बहुत वाहियात फिल्में भी बन रही हैं, लेकिन मैं एक ओटीटी के क्या दुष्प्रभाव हैं। ओटीटी जब आया मतलब हिंदुस्तान में, तो सबसे जो पहला, मतलब जिसको कहते हैं कि सबसे ज़बरदस्त तरीके से जिसने प्रभावित किया, वो था नेटफ्लिक्स पे आई सीरीज सेक्रेट गेम्स ने। जी, सेक्रेट गेम्स, सैफ अली खान का, बिल्कुल, और नवाजुद्दीन सिद्दीकी का। और नवाज को इससे पहले बहुत फेम मिल चुका था गैंग्स ऑफ वसेपुर में, है ना, बाप का, भाई का, सबका बदला लेगा तेरा फैजल। हाँ, तो वहाँ तक तो ठीक था, लेकिन गाली बहुत हो गई। लेकिन सेक्रेट गेम्स आते आते जो एक प्रकार एक पर्दा जो होता है, एक झीना पर्दा, एक बहुत खूबसूरत शेर है ना कि खूब पर्दा है कि चिलमन से लगे बैठे हैं, साफ छुपते भी नहीं और सामने आते भी नहीं। बहुत बढ़िया। तो लेकिन एक था हिंदी सिनेमा में कि वो थोड़ा गाली गलौज है, थोड़ा ये है, थोड़ा बचा के चलना है, क्योंकि बच्चे भी देखते हैं, महिलाएं भी हैं, पुरुष भी हैं, उसके गार्जियन भी हैं। लेकिन वो जो क्रांतिकारी परिवर्तन आया सेक्रेट गेम्स का, अनुराग कश्यप का, उसने पूरे ओटीटी के उसकी जो पूरी बुनियाद जो है ना, उसको हिला के रख दिया। मतलब पंचायत को आप देख रहा है ना, विनोद को आप याद कर रहे हैं,
लेकिन जो सबसे ज़्यादा प्रभावित अभी भी किया है तो वो गायतोंडे। वो गायतोंडे। गायतोंडे ही किया है। मैं बताऊं आपको, ये चिंता का विषय ज़रूर है, लेकिन एक घटना बताता हूं आपको, बड़ी रोचक घटना है। एक फिल्म आई थी, राज कपूर ने बनाई थी, राम तेरी गंगा मैली। वो फिल्म हम सबको मंदाकिनी के लिए याद है, और कहानी सिंपल थी, बहुत खूबसूरत लगी थी मंदाकिनी उसमें, और पहली फिल्म थी शायद उनकी। उसके कुछ सीन्स हैं जो कि हिंदी फिल्मों में नहीं दिखाए गए थे, उसके पहले वो पचने लायक नहीं थे। बिल्कुल। जब राज कपूर ने इस फिल्म की स्क्रीनिंग की, पहले स्क्रीनिंग करते हैं ना, अपने लोगों को बुलाते हैं, एक्टर्स को, डायरेक्टर्स को, सबको दिखाते हैं, तो सब क्रिटिक्स को, तो ऐसे ही बहुत चिंतित हो गए सब ने कहा कि ये क्या बना दिया है तुमने, ये कितनी घिनौनी चीज़, क्यों ऐसे कर रहे हो तुम। तो राज कपूर ने एक बड़े पते की बात कही थी कि मैं मानता हूं आपके सारे दोषारोपणों को, सब कुछ सुनता हूं, स्वीकार करता हूं, लेकिन एक चीज़ मैंने भी देखी कि जब ये सीन चल रहे थे तो कोई हॉल छोड़ के बाहर नहीं गया, है ना। तो ये हमारी भी बात है, ये चल रहा है, इसको क्यों नहीं। देखिए, एक सेंसर बोर्ड है जो हिंदी फिल्म इंडस्ट्री पे या बाकी फिल्म इंडस्ट्रीज पे नज़र रखता है, तो राज कपूर का वो सवाल कि जब ये सीन चल रहे थे तो कोई बाहर नहीं गया, ये बहुत बड़ा सवाल है, क्योंकि हम वो देखना चाहते हैं, हमारे सबकॉन्शियस माइंड में ये है, हम उसको एक्सेप्ट करने से डरते हैं। हमारा समाज सभ्यता का लबादा ओढ़कर इस चीज़ को दिखाना चाहता है कि मुझे गाली पसंद नहीं है। अगर कोई बोले भाग यहाँ से, तो हम ताली बजाएंगे, लेकिन भाग तेरी, इमेजिन कर लिया दिमाग में, खुश हो गए, वो गुदगुदाता तो है, और ये मानना पड़ेगा। मेरा वो नहीं कहना है, राज कपूर की फिल्म वो मंदाकिनी का सीन हो, राम तेरी गंगा मैली का, या फिर सत्यम शिवम सुंदरम में वो बिल्कुल, जो तो वही जीनत अमान के बारे में वही मामला था। मेरा भैया ये प्रश्न है कि कहीं ना कहीं OTT जिस रूप में सबके लिए है, ओपन फॉर ऑल, बिल्कुल, यहाँ सर बैठे हैं, ये भी OTT देख रहे हैं, मैडम बैठी हैं, ये भी OTT देख रही हैं, इनके बच्चे अभी ग्राउंड में हैं, वो भी OTT पे लगे हुए हैं। बिल्कुल, तो कहीं एक सेंसर्ड मामला तो होना ही चाहिए। मैं वही बता रहा हूँ आपको, मैं ऐसा मानता हूँ। ठीक है, सेंसर होना चाहिए, लेकिन अभी सेंसर है नहीं, ऐसी कोई गवर्निंग बॉडी नहीं है जो उसके कंटेंट को एडिट करे। जैसे फिल्मों में OTT और सिनेमा, मतलब ये सिनेमा बोर्ड जो है, सेंटर फॉर द बोर्ड ऑफ सिनेमा सर्टिफिकेशन जो आता है, CBFC जो आता है फिल्म सर्टिफिकेशन का, तो ऐसे CBFC जैसा कोई बोर्ड या सेंसर बोर्ड OTT के लिए नहीं है, लेकिन बात चल रही है। आपका कंसर्न इस पूरे देश का कंसर्न है, और सही कंसर्न है, क्योंकि हमारे यहाँ भाषा वैसे ही बहुत ज़्यादा अच्छी नहीं है, और इसको देखकर और बिगड़ती जा रही है, तो इस पर कहीं ना कहीं रोक लगाना ज़रूरी है। तो इसके लिए गवर्निंग बॉडी बने, इसका इंतज़ाम हो रहा है। हो सकता है 2-3 साल बाद जो अब हमने देखा ये नहीं देखेंगे और नहीं सुनेंगे, इस पर बहुत ज़ोर शोर से काम चल रहा है। यह आपत्ति बहुत बड़े बड़े दिग्गज फिल्म निर्माताओं की भी है, सरकार की भी है, और बहुत सारे पेरेंट्स की भी है। तो ये सही कंसर्न है, मैं इसका समर्थन करता हूँ, और ये होगा ही, आज नहीं तो कल, 2 साल या 3 साल में एक ऐसा बोर्ड होगा जो गवर्निंग बॉडी होगी, जो OTT के कंटेंट को भी रेगुलेट करेगी। साहित्य में भैया एक कविता और गीत, और सिनेमा में फिर गीत, सिनेमा में गीत। हाँ, अभी शाहरुख की चर्चा हुई जी। शाहरुख की ज़्यादातर सफल फिल्मों को मैं जैसा ऑब्जर्व किया कि उसके खूबसूरत गीत ने उसके सक्सेस को बढ़ा दिया है। बिल्कुल। और शाहरुख की जो असफलता है बाद के दिनों की, उसको मैं कई बार उन फिल्मों से गुजरा तो देखा उसमें वो गीत कहीं ना कहीं उसकी कमी महसूस हो रही थी। तो क्या गीत किसी सिनेमा को सफल होने में कितनी दूर तक अपनी भूमिका निभा? बहुत भारतीय सिनेमा में खासकर गीत और संगीत दोनों का बहुत महत्व है। और आप देखेंगे कि कई ऐसे एक्टर्स हैं जिनका पूरा करियर अगर सिंगर निकाल दिया जाए तो माइनस हो जाएगा। जैसे शम्मी कपूर बिना मोहम्मद रफ़ी के कुछ नहीं है, किशोर कुमार के बिना राजेश खन्ना कुछ नहीं है, अमिताभ बच्चन कुछ नहीं है। तो ऐसे उसी तरीके से अभिजीत के बिना शाहरुख खान एक दौर में कुछ नहीं थे। तो ऐसा नहीं है कि शाहरुख की फिल्मों में अब गाने अच्छे नहीं बनते हैं। देखिए एक चीज़ होती है, जैसे पॉलिटिक्स में एक होती है चीज़ एंटी इनकम्बेंसी, उसी तरीके से हीरो को भी देखते देखते, अब हम छोटे थे, हम शाहरुख को देख, जैसे मैंने जब मैं 10वीं में था या 9वीं में था तो फिल्म देखी थी कुछ कुछ होता है, और जब शाहरुख उसमें बोलता था कि तुम नहीं समझोगे अंजलि कुछ कुछ होता है, बड़ा असर होता था। अब सुनता हूँ तो हंसी आती है कि क्या बोल रहा है ना।
वो भी उस समय लगता था कि कितना अच्छा बोल रहा है, बाबूजी ठीक कहते हैं सिमरन, अरे मैं तुम्हारा ख्याल कैसे रख सकता हूँ, मैं तो खुद का ख्याल नहीं रख सकता। लगता था कितना इमोशनल कर दिया। लेकिन अब सुनता हूँ तो लगता है कि अरे यार ये क्या बोल रहा है। अब क्या अच्छा लगता है, आपसे एक परमिशन लेना था क्योंकि वो ओरिजिनल लगता है, दैट इज ओरिजिनल। तो शाहरुख ही नहीं, जितने भी एक्टर्स एक्ट्रेसेस इंडिया में हुए हैं उनको हिट करने में गीतों का बहुत महत्व रहा है। लेकिन मैं इस बात से डिसएग्री करता हूं कि शाहरुख की फिल्मों में अब गीत अच्छे नहीं रहते। शाहरुख की अभी हाल में एक फ्लॉप फिल्म आई थी जब हैरी मेट सेजल, हैरी मेट सेजल शाहरुख की फिल्म थी ना, एक फ्लॉप फिल्म थी वो, लेकिन उसमें एक गाना था हवाएं, वो शानदार, जो अरिजीत ने गाया है, बहुत अच्छा गाना है। तो गीत होते हैं, लेकिन सिर्फ गीतों की वजह से शाहरुख नहीं था, शाहरुख की वजह से भी कुछ गीत थे। तो ये तो चीज़ है। साहित्य और सिनेमा के अंदर संबंध और साहित्य के विभिन्न विधाओं का सिनेमा पे क्या प्रभाव है, या सिनेमा किस तरह से साहित्य को प्रभावित कर रहा है, बिल्कुल इन सभी विषयों पे एक अच्छी बातचीत अभी चल रही है। लेकिन दर्शकों का भी ख्याल रखना होता है। बिल्कुल बिल्कुल। और जब तक 3 घंटे तक तो ठीक है, लेकिन उसके ऊपर यदि दर्शक रहते हैं तो फिर वो चाय, समोसा, कॉफ़ी और इत्यादि चीज़ें ढूंढना शुरू कर देते हैं। बिल्कुल। तो मैं अंतिम टिप्पणी चाहूँगा कि साहित्य और सिनेमा के जो संबंध हैं उसको नए समय में किस रूप में देखा जाए, इसके ऊपर आप अपनी टिप्पणी। बस एक टिप्पणी करूंगा, एक वाक्य में करूंगा, और दर्शकों पर जिम्मेदारी डालते हुए, श्रोताओं पर जिम्मेदारी डालते हुए अपनी बात को ख़त्म करूंगा कि एक चीज़ ज़िंदगी में गांठ बांध लें। जब आप सिनेमा देख रहे हो या कोई भी कलात्मक विधा देख रहे हो तो मेरा एक सूत्र है, मैं चाहता हूं कि आप उस सूत्र से इत्तेफाक रखें, और अगर ना भी रखते हो इत्तेफाक तो कोशिश करके देखें। मैंने एक चीज़ पाई है कि हर मज़ेदार चीज़ शानदार हो ज़रूरी नहीं है, और हर शानदार चीज़ मज़ेदार हो ये भी ज़रूरी नहीं। तो फिल्मों में भी यही होता है, यही चीज़ होती है। बहुत बहुत धन्यवाद भैया। और अभी जो है बातचीत का सिलसिला यहीं ख़त्म होता है, और अब यह मंच जो है उठकर सामने जाता है, और आप में से किन्हीं का कोई सवाल हो, कोई प्रश्न हो तो वो आप विमलेंदु भैया से कर सकते हैं। नमस्कार, मैं रहमान रंगमंच करते हैं बेगूसराय में ही। और मेरा सवाल जो है वो ये था कि हम लगातार, आप अभी से सुन रहे थे, पूरी चर्चा सुने हम, बीच में एक बार भी इरफान साहब की चर्चा नहीं आई। भारतीय सिनेमा पर बात हो और इरफान साहब पे चर्चा ना हो, ये अधूरी रह जाएगी थोड़ी सी। हमने इसकी बात की ना, सूरज की बात नहीं करते, सूरज होता है। इरफान तब तक रहेंगे जब तक हिंदी सिनेमा रहेगा, जब तक वर्ल्ड सिनेमा रहेगा। और कुछ मायनों में मैं कह सकता हूं कि इरफान जैसा एक्टर मेरी नज़र में नहीं है अभी तक भारत में। सहमत है। इरफान साहब को कोई सिनेमा प्रेमी और कला प्रेमी भूल जाए, हो नहीं सकता, नहीं हो सकता, हो ही नहीं सकता है। साहित्य की एक कविता है ओम प्रकाश वाल्मीकि की, है ना, उस कविता का जितना बेहतर पाठ इरफान ने किया है ठाकुर का कुआं का, उससे बेहतर पाठ आज तक उस कविता का किसी ने नहीं किया है। बिल्कुल। और उस पाठ को सुनते हुए आप ठाकुर का कुआं जो कहानी है उसको भी एकदम अच्छे तरीके से समझ जाएंगे। सिर्फ पाठ का असर क्या होता है उसकी बात मैं कर रहा हूँ। तो भाग मिल्खा भाग हो, या फिर पान सिंह तोमर हो, हासिल हो, कोई भी फिल्म हो, या दीपिका पादुकोण के साथ जो उनकी पीकू जो आई है, तो इरफान साहब जो है वो हमेशा रहेंगे। जी, टॉकीज वाली, हाँ, इरफान पे जो समझने में कि इरफान जो है वो कोई एक ऐसा अभिनेता है जिसे हमें लेना चाहिए, हमें देखना चाहिए। हिमांशु जी ने तो उनके मित्र भी हैं और उन्होंने हासिल बनाई उनके साथ। उसके बाद तक बहुत समय लगा भारतीय सिनेमा को समझने में, बहुत लोग चले गए तो वो बहुत यूटिलाइज नहीं हुआ। जो उनकी निजी शिकायत भी थी
बहुत सारे इंटरव्यू में उन्होंने कहा कि भारतीय सिनेमा को उस तरीके से यूटिलाइज नहीं कर पा रहा है। कहाँ ऐसा क्या लग रहा है कि कहाँ पे ऐसे कलाकारों को समझने में, ऐसे कलाकारों को तरीके से यूटिलाइज करने में भारतीय सिनेमा हो कहाँ पीछे पड़ रहा है? नहीं, भारतीय सिनेमा पीछे है ऐसा नहीं, बैठ जाएं आप। हिंदी सिनेमा नहीं कर पाया उनको, ये मैं कह सकता हूँ। भारतीय सिनेमा पर यह आक्षेप नहीं सही है, क्योंकि जब आप एक्टर बन, इरफान जैसा एक्टर मैंने कहा ही कि नहीं हो सकता है। आप उनके फिल्मों की बात कर रहे हैं। इरफान एक टीवी सीरियल में लेनिन बने थे, कभी देखिएगा उसको, और भारत एक खोज में भी उसने काम किया था, चंद्रकांता में काम किया था। ऐसे छोटे छोटे रोल करते हुए एक सीरियल आता था कहकशां, जिसमें एक उर्दू पोएट बने थे वो। इरफान एक डॉक्टर की मौत में थे। इरफान ने बहुत काम किया है पहले और क्लासिक काम किया है, तो उनको यूटिलाइज अगर नहीं कर पाते भारतीय सिनेमा के लोग तो उनको काम ही नहीं मिलता। काम तो मिल रहा था उनको, उनका पोटेंशियल और ज़्यादा था। लेकिन हर एक्टर का, हर आर्टिस्ट का एक 3 चीज़ें उसका होता, उसके चॉइस की होती हैं: प्लेस, टाइम और एक्शन। वो कहाँ काम करेगा, कितने देर काम करेगा और क्या काम करेगा, ये चुनाव एक्टर खुद ही करता है। तो इरफान विदेशों में भी गए, बहुत सारे हॉलीवुड के फिल्मों में भी काम किया, लेकिन भारतीय फिल्म में जैसे बांग्ला या फिर मलयालम, इधर की तरफ उन्होंने रुख नहीं किया, रीज़न जो भी रहा हो, या उन डायरेक्टर्स ने भी इनकी तरफ रुख नहीं किया, रीज़न जो भी रहा हो, तो यूटिलाइज तो नहीं हो पाई, ये सच बात है। और कारण यह है कि सिर्फ अगर हिंदी फिल्मों की बात करें तो कंटेंट में भयंकर गिरावट आ गई है। कुछ ही प्रोडक्शन हाउसेज हैं जो लगातार चलते जा रहे हैं, नए लोगों को मौका नहीं मिल रहा है। अभी का जो दौर चल रहा है, OTT जैसे एक्सप्लॉइट कर रहा है, जैसे जितेंद्र कुमार को एक्सप्लॉइट किया उसने, उसको लेके आया। तो अगर इस दौर में इरफान होते तो आप देखते कि वो क्या काम करते। नहीं, जैसे आप, मैं इंटरप्ट करना चाह रहा हूँ, जैसे आपने अजय ब्रह्मताज की किताब की बात की, वो इरफान के गुजरने के बाद एक लगातार और सीरीज में उन्होंने लिखा उसको, ठीक है ना। अब बहुत सारी चीज़ें, जहाँ तक यूटिलाइजेशन की बात है तो कई बार ये निर्भर होता है कि वह एक्टर कितना यूटिलाइज होना चाहता है। बिल्कुल, है ना। मैं जैसे आप मनोज वाजपेयी को लीजिए। मनोज वाजपेयी सत्या की सफलता के बाद उनके पास ढेरों ऑफर थे। उन्होंने बाद में स्वीकार किया कि एक ही तरह का कैरेक्टर आ रहा था भीखू महात्रे बनने का, लेकिन भीखू महात्रे तो मैं बन चुका था सत्या में, अब उसके बियॉन्ड जाना था मुझे। तो उन्होंने खुद स्वीकार किया कि उसके बाद मुझे अनुराग की जो फिल्म है गैंग्स ऑफ वासेपुर, उसी में जाकर मेरे मन लायक काम मिला, और उसमें भी उसे पटकथा नहीं दी गई थी। उन्हें बुलाया गया था कि यार आओ तुम, एक फिल्म हम बना रहे हैं, तो क्या रोल है, नहीं है, कैसे है, क्या करना है, कुछ नहीं था। तो कई बार क्या होता है कि एक कलाकार जो है खुद को किसके सामने अपनी कला को सबसे बेहतर तरीके से प्रस्तुत करता है, यह भी देखना होता है। किसी भी आर्टिस्ट को या आर्ट फॉर्म को आप उसके समय से अलग करके नहीं देख सकते हैं। तो ये अनलकीली ऐसा हुआ कि इरफान उस दौर में पैदा हुए जब भारत पॉलिटिकली अनरेस्ट में था, बहुत चीज़ें चल रही थी। 80s का दौर बहुत मुसीबतों का दौर था, इंदिरा गांधी की हत्या और बाकी तमाम चीज़ें, खालिस्तानी डिमांड, पंजाब का डिस्टर्ब होना, कश्मीर में डिस्टर्बेंस की शुरुआत होना, और बहुत चीज़ों से भारत थोड़ा सा बंद हो गया था। उतनी खुली स्वतंत्रता नहीं थी, या कंटेंट वाइज हालांकि टीवी पे काम हो रहा था, जहाँ पर कंटेंट पर अच्छा काम हो रहा था वहाँ इरफान थे, बन रही थी, क्योंकि इंग्लिश कुछ भी बन रहा था। आज का अर्जुन, शहंशाह, अंधेरी रातों में सुनसान राहों पर, वो इस टाइप का बन रहा था। इरफान उस वक्त उस फिल्म में नहीं जा सकते थे क्योंकि वो नहीं गए, लेकिन टीवी पे अच्छा काम हो रहा था, वहाँ इरफान थे। तो यही बात है कि अब इसको दुर्भाग्य ही कहेंगे कि आज इरफान हमारे बीच नहीं है। अगर वो होते तो बहुत शानदार काम कर। जी नमस्कार सर, मेरा प्रश्न ये है कि अभी जो फिल्में आ रही है, जैसे कि तान्हाजी हो गया, तो ऐसा लग रहा है कि फिल्मों में कहानियों की कमी हो गई है। जैसे 2000 के बाद क्या हुआ, मनु भंडारी जिनका कि महाभोज वगैरह आया था, तो जब उनका निधन हुआ तो उसके बाद जो हम जैसा देख रहे हैं कि चेतन भगत या एकाध दो ऐसे हैं जिनके मतलब कहानियाँ बन रही हैं। बाकी हम ऐसा कुछ नहीं देख रहे हैं कि ऐसा कोई कहानियाँ बन रहा हो जिस पर कि फिल्में बन रही हो और वो हिट भी हो रही हो। तो सर क्या ये उपन्यास में जो मतलब हमको जैसा लग रहा है, अनुभव हो रहा है कि जो उपन्यासें अभी आ रही है, क्या वो ऐसा यथार्थवादी नहीं आ रही है कि जिस पर फिल्में बनी और वो सुपर हिट हो गई हो? जायज़ है, ये चिंता पहले भी थी। जब हिंदी फिल्में बन रही थी
तो उस वक्त एक चिंता ये उठी थी, लोगों ने कहा था कि हमेशा हिंदी फिल्में भी बनती हैं तो गुजराती के लेखकों पे बनती हैं, बंगाली के लेखकों पे बनती हैं, मराठी के लेखकों की कहानियाँ पे बनती है, हिंदी का कोई लेखक क्यों नहीं मिलता है। हिंदी एक बहुत महान भाषा है और बहुत अच्छे से प्रभावित कर रही है और प्रसारित हो रही है, लेकिन हिंदी के क्षेत्र में जो लोग कार्यरत हैं उनके साथ एक दिक्कत तो है, हम लोग आलसी हैं या फिर कहीं ना कहीं आश्वस्त हैं किसी वजह से, मुझे नहीं पता किस वजह से, लेकिन हैं। मैं आपको आप इसको देख सकते हैं तथ्यात्मक रूप से। पहली वो पत्रिका जो फिल्मों को पूरी डेडिकेटेड थी, सिर्फ फिल्मों के बारे में लिखती थी, उसका नाम था मौज मज़ा, वो 1925 में आई थी और ये गुजराती में थी। दूसरी फिल्म जो आई, दूसरी पत्रिका जो फिल्मों को डेडिकेटेड थी, वो बंगाली में आई 1930 में, शैलजानंदन मुखर्जी उसके संपादक थे, उसका नाम था बायोस्कोप। और सब जब आ गई मराठी में नवयुग, तो हिंदी के लोगों ने सोचा कि चलो हम भी कुछ कर लेते हैं, तो चित्रपट निकाला 1935 में। और ये हमेशा लेट रिस्पॉन्स का समय रहा है, जब सब जगह के लोग, जैसे हमारे यहाँ, मैंने आपको पहले भी बताया ना कि हमारे यहाँ वहाँ के जो थिएटर आर्टिस्ट होते हैं या वहाँ के जो उपन्यासकार होते हैं, जैसे अगर मैं मुंबई जाऊँ या कलकत्ते जाऊँ, वहाँ किसी का परिचय कोई दे कि ये फलाना चटर्जी हैं, ये लेखक हैं, तो हम लोग बोले आहा अच्छा वाह वाह। हमारे यहाँ ये विमलेंदु हैं, ये लिखते हैं, अच्छा करते क्या हैं? हमारे यहाँ लिखना, पढ़ना, एक्टिंग करना काम ही नहीं माना जाता है। तो ये हिंदी पट्टी की समस्या है कि जब तक बेटा IIT ना चला जाए, एम्स ना चला जाए, कहीं कुछ बन ना जाए, कोई कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम ना निकाल ले, तब तक वो कुछ कर ही नहीं रहा है ना। तो ये मानसिकता जो है लोगों की, हमारे यहाँ बहुत गहन तरीके से हिंदी पट्टी में बहुत फैली हुई है मानसिकता। इस वजह से बहुत कुछ अच्छा लिखा भी नहीं जा रहा है। कोई भी उपन्यास, आज देखिए सबसे आसान काम क्या है आज के दौर में? कवि बनना, कहानीकार बनना। बहुत सारे प्रेस उपलब्ध हैं, बहुत सारे पब्लिकेशन हाउसेज हैं, कुछ भी उठपटांग लिखिए, उल्टी करिए और छपवा लीजिए। कुछ नहीं है तो सोशल मीडिया है, उस पर अपना रगड़ते रहिए आप। उसका सही इस्तेमाल कोई नहीं कर रहा है। आजकल कविताओं में बिंब होना चाहिए, कविताओं में थॉट प्रोसेस होना चाहिए, कहानियों में एक सीरीज ऑफ इवेंट्स होना चाहिए जो बहुत अच्छे से गुथा गया हो, प्लॉट होना चाहिए ना, कुछ नहीं। मतलब अजीबोगरीब कविताएं। उस रात टहल रहा था मैं नदी के किनारे और अचानक आग लग गई। अबे बात कर रहे हो कि कविता कह रहे हो? ये कविता है। लयात्मकता का होना जरूरी है, छंद भले हो ना हो, है ना। लयात्मकता चाहिए। कहानी कह रहे हैं तो आपके पास की होनी चाहिए, आपको एनग्रॉस करनी चाहिए। जादुई कहानी लिख रहे हो तो मैजिकल रियलिज्म पे बात करो। हम एक्सपेरिमेंट नहीं करते, और इसलिए नहीं करते क्योंकि हम डरते हैं कि ठीक है ज़्यादा लिखने, पढ़ने और एक्टिंग करने में जाएंगे तो फिर बैंक PO का एग्ज़ाम कैसे निकालेंगे? तो ये समस्या है हमारे, है ना। देखिए लिरिक्स जो है ना, लयात्मकता होनी चाहिए। लिरिक्स ऐसे ही नहीं चला गया। अचानक से जो लिरिकल पोइट्री की जो है उसके ख़त्म होने या उसके कमज़ोर होने का ये है कि अचानक नहीं चला गया। हाँ। हम अपने जीवन को देखिएगा, अपने आसपास के सोसाइटी की जो संरचना है, जो बन रहा है, तो लय में क्या होता है कि एक क्रमबद्धता होती है। बिल्कुल। आप अपने फैमिली को ही लीजिए, वो फैमिली ही आपका जो है उसका सीक्वेंस टूटा हुआ है। आप हैं और आपकी वाइफ है और आपके बच्चे हैं, खत्म है ना। उसके बाद वो तो या तो छठ में या दिवाली में या होली में, और अक्सर हाँ अब ये हो रहा है कि लोग पर्व त्यौहार में अपने घर नहीं जाते हैं। बिल्कुल। डर से। क्यों? क्योंकि एक ऐसा सोसाइटी के भीतर एटमॉस्फेयर क्रिएट हो रहा है डर का कि वो सोचते हैं कि पर्व त्यौहार जो है वो अच्छे से बीत जाए। पर्व त्यौहार जो खुशियों का होता था, उल्लास होता था, जिसके पास जो होता था वो उसी तरीके से उसको एंजॉय करता था। लेकिन अब सब कुछ आपके पास है, आपके पास इतना पैसा है कि आप जाके कपस्या में कपड़ा भी खरीद सकते हैं और IOC के भीतर के मार्केट में अपने लिए ग्रोसरी के आइटम भी खरीद सकते हैं। लेकिन आप होली के दिनों में बाहर निकल के चाहेंगे कि हम रंग खेल लें, वो मुश्किल होता जा रहा है। होली भी एकदम पूरा जो है पैकेज, वो एक पैकेज हो गया है। तो जब जीवन के भीतर सारी चीज़ें चल रही होती हैं
तो उसका प्रभाव तो आपको दिखेगा ही, साहित्य के भीतर दिखेगा ही। नहीं, ठीक बात है, अब ये एक अलग दिशा में जाएगी बात, लेकिन आपका सवाल बहुत सुंदर था और यही कारण है सर कि हमारा समाज कारण है। किसी भी जगह पे अगर स्तर गिर रहा है कथानक का, या किसी पेंटिंग का स्तर गिर रहा है, या किसी गाने का स्तर गिर रहा है, तो इसलिए गिर रहा है क्योंकि गिरते हुए स्तर की चीज़ों को हम देख रहे हैं। जी, आप खोज ही नहीं रहे हैं, आप खोजिए। ये पलायन है। आगे तक क्यों जाना है? सुनिए सुनिए, 20वीं शताब्दी से बड़ी ट्रेजेडी तो दुनिया ने किसी नहीं देखी है ना भाई। 45 में दुनिया ने पहली बार देखा ना कि कोई एक बम होता है जिसके गिरने के बाद जो है आज 60 साल 70 साल तक वहाँ के लोग जो हैं उससे प्रभावित हो रहे हैं, जो भी जनरेशन आ रहा है उससे प्रभावित है। उससे बड़ी ट्रेजेडी तो नहीं देखी है ना दुनिया ने। लेकिन उस दौर में भी गीत लिखे गए, कहानियाँ लिखी गई, उपन्यास लिखे गए, और संयोग से 20वीं शताब्दी में विज्ञान ने जितने बड़े प्रयोग किए, जितने बड़े इन्वेंशन किए, वो उसी के कारण 21वीं सदी इतना ऊर्जावान हो पाया है। तो ये मत कहिए कि हमारे आसपास सारा कुछ निराशा है। वो लोग जो लिख रहे हैं वो लिखना आसान नहीं है। जो सत्य लिख रहे हैं, जो दिव्य लिख रहा है, वो आसान नहीं है लिखना। और दिव्य जो लिख रहा है या सत्य जो लिख रहे हैं, तो इसके पीछे उनका बहुत अध्ययन है। उनको जो काम मिल रहा है वो ऐसे ही नहीं मिल रहा है। उन्होंने बहुत, देखिए, अपने कंफर्ट जोन से जाकर जब आप बाहर काम करते हैं, है ना, जैसे मुझे निकलना है पटना या मुंबई जाना है या कहीं जाना है, मैं सोचो कि भी बहुत धूप है, शाम तक यहाँ से निकलूँगा तो यहाँ से सीधे चला जाऊँगा स्टेशन क्यों जाना, निकल के कोई टैक्सी कर लूँगा, सीधे बैठ के निकल जाऊँगा और थोड़ी देर में पहुँच जाऊँगा 4 लेन बख्तियारपुर। सोच में मैं बख्तियारपुर पहुँच गया, बैठा हूँ अभी तक यहीं। लेकिन अगर मैं निकल जाऊँगा ना धूप में, हो सकता है 5 ही कदम लेकिन अपने डेस्टिनेशन की तरफ रहूँगा। बिल्कुल। तो थोड़ा निकलना ज़रूरी है। देखिए, अब बात को मैं ख़त्म कर रहा हूँ, इस परिचर्चा को। फ़िलिस्तीन के एक कवि हुए थे महमूद दरवेश, बहुत बड़े कवि हैं। और आप जानते हैं कि इजराइल जो है, इजराइल और फ़िलिस्तीन का जो युद्ध है मध्य एशिया का, वो 20वीं शताब्दी और ये 21वीं शताब्दी, दोनों शताब्दियों में लड़ा जाने वाला एकमात्र युद्ध है जो आज भी चल रहा है। पिछले हफ्ते भी बड़ी लड़ाई वहाँ लड़ी गई है ना। अल-अक्सा मस्जिद पे बहुत सारे वहाँ रॉकेट दागे गए और ये वो। तो महमूद दरवेश अब्राहम के समय से ही चल रही है। और महमूद दरवेश से एक साक्षात्कार में पूछा गया था कि आप पिछले 40 सालों से इस युद्ध को देख रहे हैं, आप फिलिस्तीन के भविष्य को किस रूप में देख रहे हैं? सामने इतनी बड़ी शक्ति है। तो उन्होंने बहुत छोटा और एक लाइन का जवाब दिया, उम्मीद के आगे भविष्य है। बहुत बढ़िया। तो हम लोग उम्मीद नहीं छोड़े, है ना, आशा नहीं। और अपनी बात को, अब इस परिचर्चा को यहीं समाप्त करता हूँ। 20वीं शताब्दी के एक बहुत बड़े नाटककार हैं, चूँकि भैया का संबंध नाटक से रहा है, तो बर्तोल्ट ब्रेख्ट। तो ब्रेख्ट नाटककार भी थे उतने ही बड़े, और उतने ही बड़े कवि भी थे। उनकी एक कविता थी कमजोरियाँ। कमजोरियाँ तुम्हारी कोई नहीं थी, मेरी थी एक, मैंने किया था प्यार। तो साहित्य और सिनेमा से दरअसल हम दोनों का प्यार था जो इस मंच तक हम दोनों को ले आया। और उसको लाने में इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन, नगर राजभाषा कार्यान्वयन समिति, और सबसे बढ़कर हमारे मित्र, हमारे दोस्त, हमारे सहपाठी शरद और उसकी भूमिका को कभी भी नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता है। बेगूसराय में साहित्यिक सांस्कृतिक कार्यक्रमों को विस्तार देने में जब कभी भी आगे बात होगी तो निर्णायक बात शरद के होते हुए ही जाएगी। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत अच्छा लगा बेगूसराय आकर, बहुत धन्यवाद आप सभी का, इतने ध्यान से आपने सुना। और मैं तो यहाँ, सच बात है, बेगूसराय जहन में आते ही मेरे दिमाग में 3 नाम आते हैं, दिनकर, नीलेश और अरमान क्योंकि ये दोनों मेरे भाई हैं। शरद आज से जुड़ गए उस फहरिस्त में, नहीं आज से जुड़ गए वो, क्योंकि आज हम बहुत दिन बाद मिले शायद।
तो शरद भी रहेंगे। नीलेश इसलिए क्योंकि ये दो, नीलेश मेरे से बहुत नज़दीक रहे हैं, कई सालों से छोटे भाई की तरह रहे हैं। अरमान इनसे भी छोटे हैं, और अरमान बहुत बेहतरीन कवि, आपने सुना भी होगा इनको कल, और आगे भी कभी सुनेंगे ही यहाँ पर। तो भाई जिस चीज़ की प्रतिष्ठा बढ़ाई थी दिनकर ने यहाँ से, मैं पूरी कामना करूँगा कि मेरे दोनों अनुज भी उसी दिशा में बढ़ रहे हैं, तो उस ग्लोरी को फिर से वापस ले आएँ कि मैं भी कहीं बाहर जाकर ज़ोर से गर्व से कह सकूं मैं बिहार से हूं, जहां बेगूसराय। जोरदार तालियां बजनी चाहिए कि एक सार्थक परिचर्चा हुई, और न केवल सार्थक परिचर्चा हुई, हम लोग इससे पहले साहित्य और सिनेमा, और विशेष तौर पर सिनेमा को पर्दे पे देखते थे और साहित्य को किताबों के पन्ने में, लेकिन आज यह जो सार्थक चर्चा हुई और सिनेमा के पर्दे के पीछे, मतलब कि नेपथ्य में वह कैसे घटित हो रहा था, क्या क्या बातें हो रही थी, और सिनेमा में साहित्य का कितना प्रवेश हो रहा था, कितना दोनों के बीच में तालमेल था, या वर्तमान समय में कहें कि घालमेल, वह जो तालमेल है वह अब घालमेल में बदला है। तो इसके संबंध में यह जो चर्चा हुई, और हर एक चर्चा इन्होंने खुल के की कि सिनेमा का जन्म कैसे हुआ, सिनेमा कैसे आगे बढ़ते गई, और वर्तमान समय में सिनेमा कहाँ पे आई है, वर्तमान समय में सिनेमा अपने दर्शकों से हटी क्यों है, या यही संकट साहित्य के ऊपर भी है। तो निसंदेह एक इतनी सार्थक चर्चा हुई कि हमारे मन मस्तिष्क पे बहुत ही गहरा प्रभाव पड़ा है, और इसके लिए हम विशेष रूप से शुक्रगुजार हैं आदरणीय विमलेंदु सर का और आदरणीय नीलेश सर का। नीलेश सर के प्रति इसलिए शुक्रगुजार हैं कि जो भी प्रश्न हमारे मन में उत्पन्न हो रहे थे, तो उसके जाहिर होने से पहले ही नीलेश सर, मतलब यूँ कहें कि वो प्रश्न इतने शानदार अंदाज में पूछते थे कि हमें तो लगता था कि, तो हम अपनी ओर से तमाम सुधी दर्शकों की ओर से नीलेश सर के प्रति बहुत बहुत आभार व्यक्त करते हैं कि सर आपने इस कार्यक्रम को काफ़ी ज़ोरदार बनाया अपने अंदाज से, और सर तो इतने बड़े समीक्षक हैं कि हमने उनके हर एक बातों को गंभीरतापूर्वक सुना है। हमारा कार्यक्रम अब समाप्ति की ओर है, और इससे समाप्ति की ओर आगे बढ़ाएं हम बड़े ही आदर के भाव के साथ आदरणीय डॉक्टर अरमान आनंद सर, हमारा यह अरमान रहा है कि अरमान सर ही आज का धन्यवाद ज्ञापन करें, तो हम बड़े ही आदर के भाव के साथ अरमान सर को आमंत्रित करते हैं धन्यवाद ज्ञापन करने के लिए। जी, और शुरुआत तो मैं आपसे ही करता हूं कि आपने लगातार इतना सुंदर संयोजन और मन संचालन किया है, क्योंकि हमारी पहली मुलाकात हो रही, तो मैं बहुत प्रभावित हूँ भीतर से आपसे। और शब्द पर्व की संकल्पना लेकर छोटे भाई शरद मिले थे, और नीलेश जी, मैं, हमारे सुधांशु फिरदौस भैया, हम लोगों ने मिलकर सोचा कि कुछ अलग तरीके का किया जाए जो पिछले बार से बेहतर हो, और अगले बार हम इससे भी ज़्यादा बेहतर करने का प्रयास करेंगे हम लोग, अगर आप लोगों का साथ रहा। इससे बेगूसराय में एक लिटरेचर फेस्टिवल की तरह मनाने की एक कोशिश होगी, इससे बृहत स्तर पर, और आप देखेंगे कि आपके शहर में देश विदेश से लोग आएंगे बोलने, और मुझे लगता है कि वह संकल्पना जल्दी ही साकार होने वाली है, क्योंकि हमारा हर कदम जहाँ जहाँ पड़ रहा है वो जगह पहले ठोस है और भी ठोस होती जा रही है, तो अब निश्चिंत होकर हम आगे की तरफ बढ़ सकते हैं। एक ही बुलावे पर हमारे प्रिय बड़े भाई डॉक्टर कुमार विमलेंदु सिंह हमारे पास आए, हमारे बीच आए, और जिस तरीके से आपने सुना इन्हें और मैंने भी सुना, और मुझे नहीं लगता है सिनेमा का कोई ऐसा पहलू छूट रहा होगा
जो इनके द्वारा ना कहा गया हो, कोई चीज़ बाकी नहीं रही होगी। तो आप आए, आपने हमें समय दिया, इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। मुझे पता है आप कहेंगे कि अरे यार तुम मुझे धन्यवाद दे रहे हो, लेकिन फिर भी हमारा फ़र्ज़ है, हमारी धरती पर आप आए हैं, आपका स्वागत है। आपने इतना बेहतरीन समय हम लोगों के साथ गुजारा, हमारा ज्ञान वर्धन किया, इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। हम पर यह प्रेम बनाए रखिएगा। इस उम्मीद के साथ आपका छोटा भाई आपको यहाँ से आज विदा करेगा कि हम जल्दी ही मिलेंगे, इस धरती पर भी मिलेंगे, बेगूसराय की ज़मीन पर एक नए और बड़े कार्यक्रम में मैं आपको बुलाऊंगा और मुझे पता है कि आप आएंगे भी, इसलिए मैं ये नहीं कहने वाला हूँ कि आप आइएगा। नीलेश जी ने तो आज हम लोग के बेगूसराय में कहते हैं ना गर्दा, मतलब प्रश्न उत्तर का सेशन नहीं चल रहा था, जुगलबंदी चल रही थी। और विवाह के बाद व्यक्ति इतना प्रबुद्ध हो जाता है, मुझे आज बहुत दुख हो रहा है कि अभी तक मैं अविवाहित हूँ। ये जुगलबंदी विवाह की वजह से नहीं है, इसके पीछे 20 साल का संघनित प्रेम है। प्रेम तो है ही, लेकिन उस प्रेम पर जो एक अमर लत्ती और चढ़ी है ना, तो अद्भुत। नीलेश जी, आपका जो ये रूप मैं देख रहा हूँ, आप दिनकर की तरह चमक रहे हैं और मेरे विभागाध्यक्ष हैं, तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मैं इनसे पूछ रहा था कॉलेज में, क्या पूछेंगे, बताए नहीं। ये आदमी बदल गया है भाई शादी के बाद, और यहाँ आकर जो इन्होंने अपना जलवा बिखेरा है, मैं और शरद बस देखे जा रहे थे कि आज हुआ क्या है। मतलब ठीक है आप विद्वान हैं, लेकिन एकाएक आपने जो जिस प्रकाष्ठा को छुआ है, बेहद बेहद शानदार रहा। आपको बहुत बहुत धन्यवाद। इस कार्यक्रम के पीछे भी आपका हाथ है, आगे तो आप खड़े हैं ही, तो बहुत अच्छा लगा। और हमारे नगर भाषा कार्यान्वयन समिति बरौनी एवं इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन को बहुत बहुत धन्यवाद। आप सब आए, आप सबों को बहुत बहुत धन्यवाद। से रात भर नहीं आती नींद, जिसे रात भर नहीं आती, मुमकिन है वह दुनिया बदलने के सपने देख रहा हो। नींद जिसे रात भर नहीं आती, मुमकिन है वह दुनिया बदलने के सपने देख रहा हो। नींद जिसे रात भर नहीं आती, मुमकिन है वह प्रतिघात की योजनाएं बना रहा हो। नींद जिसे रात भर नहीं आती, मुमकिन है उसके कानों में गूंज रही हो बच्चों के रोने की आवाज़ें। नींद जिसे रात भर नहीं आती, मुमकिन है उसकी बाहों में पड़ी हो एक सभ्यता की लाश। नींद जिसे रात भर नहीं आती, मुमकिन है वह अभी अभी जान गया हो सत्ता की सारी साजिशें। नींद जिसे रात भर नहीं आती, मुमकिन है उसे प्रेम हुआ हो। नींद जिसे रात भर नहीं आती, मुमकिन है उसे चांद की लुका छिपी पसंद हो। नींद जिसे रात भर नहीं आती, मुमकिन है उसे आज भागना है आज की रात, धता बताते हुए किसी बूढ़ी खाप पंचायत को। नींद जिसे रात भर नहीं आती, कुछ और भी लोग हैं जिन्हें नींद नहीं आती। नींद जिसे रात भर नहीं आती, मुमकिन है वह निगलने वाला हो पूरा का पूरा देश, बदलने वाला हो मानवों को संसाधनों में, पीने वाला हो हजारों हजार लीटर कच्चा तेल, सता रही हो उसे गोदाम को बाजार में खाली करने की फिक्र। एक रौंदने वाला हो एक पूरी की पूरी कौम को आतंकवादी बताकर, चबा जाने वाला हो एक पूरी की पूरी भाषा, काट खाने वाला हो किसी मजदूर के हाथ पैर, रात भर चोरी चोरी बदल रहा हो शब्दावलियाँ, लूट को शांति बता रहा हो, रच रहा हो पूरी की पूरी विश्व की विचारधारा, फिराक में हो दिमागों के शिकार के, इन्हें नींद आनी चाहिए, सुला दो इन्हें वही गीत गाकर जो तुमने गाया है, धान रोपते हुए, महुआ चुनते हुए, पेड़ों से लकड़ियां काटते हुए, चरखा काटते हुए, फांसी पर चढ़ते हुए, अल्फ्रेड पार्क में गोलियां खाते हुए, किसी तानाशाह का सर कुचलते हुए। सुला दो इन्हें नींद आनी चाहिए।